हाँ, चलो ये वीक तो चलो चालू करते हैं। ये वीक तो ऐसा गया, ऐसा वीक कोविड के बाद तो भलाई कभी देखा होगा। इतना वोलाटिलिटी विक्स कितना तक गया था, मैंने उतना तो देखा भी नहीं है। उस दिन विक्स कितना 30 का उधर गया था। मतलब 47% बढ़ा था। हाँ, ये गया था 40 के आसपास, 48 तक, 48 तक। तो कोविड के टाइम पे 70-80 गया था, तो उसके बाद 25 के ऊपर भी विक्स नहीं गया ये 4 साल में। तो 34 जब 36 इतना, तक है तो। अभी कितना है विक्स? पता अभी 22 का अभी तो 17 हम्म। 20 चल रहा है। 20 के 20 आसपास में। 17 18 है शायद। शायद तो 17 आ सत्रह गया। अठारह है, हाँ। 17 17 है। है मेरे को ये सुन ले। तो भीख से भी 17 आ गया, और गया था कितना? एक्चुअली इसमें कमाया, ऑप्शन सेलर ने कमाया। भीख गया था 33, तो मतलब भीख ज्यादा आ गया, तो मतलब इस महीने इस वीक से मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब एब्रॉप उतना मूव तो नहीं रहेगा, समझे ना? तो ऐसा होता है, क्योंकि देखो, अभी दोनों ग्रुप पे मैंने वोटिंग किया था, ऑलमोस्ट 500 लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था। सबके 80% लोग एक्सपेक्ट कर रहा था जी एनडीए विल बी मोर देन 320। तो उस जगह पे थोड़ा बहुत मार्जिनली भी कम हुआ। देखो एनडीए क्या हुआ, उससे 30 सीट कम हुआ, समझे ना? तो लेकिन एनडीए 292। तो लेकिन क्या है, उस दिन अनसर्टेन था, जे कैसे शायद सारे डेवलपमेंट के काम बंद हो जाएगा। और हमारा ऑपोजिशन भी वैसे ही है इंडिया में, जे मतलब हर तरह का डिवीजन कर लेते हैं। तो मार्केट इज नॉट कॉन्फिडेंस अबाउट देम। सो ये क्या हो जाएगा 5 साल के लिए। और जो कोल्यूशन, मतलब कोई खराब या अच्छा वो नहीं बोलो, लेकिन जो कोलाबोरेशन वाला गवर्नमेंट, उसका इंडिया में कभी उसका मतलब अच्छा कुछ रहा नहीं। मतलब हिस्ट्री, एज पर हिस्ट्री, अब वो राजीव गांधी का डेथ होने के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी जी आया था, तो तब तक का देखो, मतलब पूरा म्यूजिकल चेयर चलता रहता था। तो ना कोई शायद नरसिंह राव जी का 5 साल चला था, लेकिन उसके बाद जो म्यूजिकल चेयर चला था 3-4 साल, 5 साल, तो एकदम से डेवलपमेंट रुक गया था। सब अपने अपना गद्दियां बचाने के लिए है। और समहाउ मतलब जो यूपीए का फर्स्ट गवर्नमेंट भी वैसा ही था, उतना ज्यादा मेजोरिटी था नहीं। आज इसका डट से, कल उसका डट से, कोई रिफॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है। और सेकंड में भी हुई है, सेकंड में मतलब पोल्यूशन जो है, मतलब जो उन लोगों का क्या कहते हैं, जो पार्टनर से इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन इतने एवरीथिंग। तो अभी जो पहले दिन लोग डर रहा था भाजपा 250 भी नहीं आया तो कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बाद देखा गया, मतलब देखो, पार्टनर्स जो है कोई उतना बड़ा नहीं है। सब छोटा छोटा पार्टनर्स, एक दो पार्टनर छोड़ने से मतलब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट तो बच जाएगा, तो गवर्नमेंट चलेगा भी ऐसा लग रहा है। तो उसलिए मार्केट क्या है, मार्केट सर्टेनिटी चाहता है। तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि शायद 1 बजे के बाद और भी चेंज हो जाए, तो ये जाए। तो उसलिए 1 1:30 बजे तक जब एकदम क्लियर हो गया कि नहीं 300, तो 300 भी नहीं आ रहा है, तब तो मार्केट एकदम लो दिया। लेकिन उसके बाद 2 बजे तक क्लियर हो गया, चलो भले ही 300 नहीं आ रहे, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है, तो उस दिन 3-4% मतलब और भी करेक्ट हो, मतलब ऊपर आ गया। ठीक है, जैसे स्मॉल कैप इंडिया के एक टाइम शायद 13% नीचे था, 13% नीचे था, लेकिन उससे 8-7-8% ऊपर आ गया। तो आई मिस द स्टिक्स दैट डे, क्योंकि उस दिन मैंने वोट का इलेक्शन का रिजल्ट देखने में ऐसा वैसा देखने में इतना भी नहीं था। लेकिन नेक्स्ट दिन आई एम लकी, जो मतलब मॉर्निंग में 3% नीचे गया, तो इमीडिएटली मैं ग्रुप पे भी पोस्ट किया आप लोगों को, जो अभी मतलब सपोर्ट पे है। देखो मैंने बाकी तो लेना है नहीं लेना है वो नहीं बता सकता हूँ, मैं इतना बताया था मैं खरीद रहा हूँ। तो ये तो बताया था
क्योंकि आई डोंट हैव राइट टू से, कोई स्टॉक के लिए मेरे पास राइट नहीं है बोलने के लिए। प्लीज जो लोग, अभी लोग क्या होता है व्हाट्सएप में मैसेज करते रहते हैं जैसे अरे खरीदना है नहीं है। अरे मैं बोल नहीं सकता हूँ देखो, क्योंकि भले आप लोग सोचो गुड इंटेंशन से कर रहे हो, तो सेबी भी ऐसे ही करते हैं। तो मैं उधर कहाँ पर भी हाँ ना बोल के तो मैं फंस सकता हूँ ना। देखो मेरा क्लाइंट ग्रुप पे मेरा क्लियर क्लियर कट बताया हुआ है उधर, मतलब ऊपर लिखा हुआ है जो एजुकेशन पर्पज सब कुछ उधर में बच सकता। लेकिन अब पर्सनली व्हाट्सएप में पूछोगे कभी नहीं मिलेगा। और लोग उसको गलत तरीके से लेके, जैसे ही कुछ दिन पहले आप लोग देखा कितना गाली दे रहा था 2-3 बंदा मेरे को। अरे भाई मेरा क्या गलती था, मेरे को पर्सनली पूछा था, मैं बोला नहीं उन लोगों को। जे मैं पर्सनली किसी को नहीं बोलता हूँ, मेरे पास फोन आता है ये सर क्या करना है स्टॉक। अरे स्टॉक तो 2-4 तो नीचे जाएगा ही, हर स्टॉक कैसे असेसमेंट मेरा सही होगा। देखो अगर मैं जितना देता हूँ उसमें मैं क्या बोलता हूँ, ये 2-3 साल में 2-3 साल में 5 टाइम्स आएगा। आप अगर 5 साल पकड़ सकते हो तो 10-20 टाइम्स भी आ सकता है। तो आप देख लो मेरा पुराना स्टॉक जो 3 साल पहले दिया आज के दिन में कितना चला वो सब। तो स्टॉक मार्केट इज ए गेम ऑफ पेशेंस। आपको हम आपका यदि कोई अगर, देखो हर स्टॉक नीचे नहीं जाता, लेकिन कोई स्टॉक अगर 30% माइनस में आप अगर पकड़ नहीं सकते तो आपको क्या कॉन्फिडेंस है उस स्टॉक के ऊपर। आप क्या स्टडी किया, दूसरे का हाथ से घी खाओगे तो बात तो ऐसा ही होता है ना। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं एक करता हूँ, मैं कोई ना पैसा लेता हूँ ना कुछ लेता हूँ, मैं करता हूँ क्योंकि मैं जितना स्टडी कर पाता हूँ उसके बाद मेरे को इधर से इनपुट मिलता है सबसे सही में, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरे को। तो मैं उससे ये कंटिन्यू करता हूँ, बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं है इसमें। मेरे पास अब मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कम से कम 30-40 लोगों ने तो मेरे को क्लास के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है करने का। कितने सारे लोग हैं क्लास के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मतलब क्या बोले तो ये मेरे को अभी सही में मेरे को मार्केट से अच्छा आता। एक टाइम क्या था, मेरा पोर्टफोलियो साइज उतना बड़ा नहीं था। अभी भी बहुत सारे लोग इधर है जिन लोगों के पास बहुत बिगड़ पोर्टफोलियो है, लेकिन मेरा हिसाब से मेरा जो पोर्टफोलियो ठीक है, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं एक टाइम 30-40 हजार ऐसा चालू किया था। तो जो भी है, चलो अभी मतलब आई थिंक मैंने जो डिस्कस किया था आई एम हैप्पी। जो मेरा प्लान था, मैंने बोला था मैं तो 15-20% निकाल के रखूंगा, और क्लाइंट ग्रुप पे भी वही बोला था निकाल के रखो, क्योंकि बोला कुछ भी है वोलाटिलिटीज आने वाला था। अगर सोचो इनकेस एनडीए अगर 320-330 या तो इवन 350 भी मिल जाता था उस दिन तो बढ़ता था, लेकिन उसके बाद करेक्शन आने वाला ही था। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली इसी जगह पे मतलब रिजल्ट कुछ भी आए, मतलब इंडिया अगर आता था तो यही जो जगह पे अभी क्लोज है लगभग इसके आसपास ही आने वाला था। तो अभी जो प्लान है मेरा, तो अभी नेक्स्ट 2-3 दिन में कुछ बाई नहीं करना है, क्योंकि देखो अभी मार्केट ऑलरेडी जो बॉटम आउट हुआ उससे बहुत ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट जिस जगह पे मंडे खोला था उस जगह पे आ गया। तो मार्केट ऑलमोस्ट टॉप टू टॉप क्लोज हुआ। अभी कुछ लेना नहीं है। अभी देखो मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं जा सकते, तो हम लोगों को एक पुल आउट के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि है ना ऑलमोस्ट मेरा, अब आप देखोगे तो मैं ऑलमोस्ट 92-93% में इन्वेस्टेड हूँ। ठीक है, जो 82-83% चला गया था, तो मैं 10-15% तो एंट्री किया उस दिन, और मेरे को अच्छा खासा बेनिफिट मिल गया। जो जितना एंट्री किया था 15-20% मेरे को उसमें मूव मिल गया। एंड दैट इज द रीजन जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन था मेरा, तो मतलब एट द मंडे, मतलब जो लास्ट संडे, तो उससे ऊपर आ गया मेरा 2% ऊपर आ गया पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, क्योंकि उस स्टॉक तो 1 वे चला। मतलब आपको एनसीसी, आपका हेरिटेज फूड, हमारा राजा बैटरी, उसके बाद आपका अबत्ती फीड, ये सब हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस किया था। आप लोगों को पता है जो लोग रेगुलरली करते हो। चलो अभी निफ्टी हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है। हाँ देखो ये निफ्टी का जो डेली चार्ट है, मैं कभी से मतलब अभी नहीं है, बहुत दिन से मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन? दिख रहा है दादा। हाँ, तो ये चैनल के अंदर था, ये चैनल ब्रेक किया था। देखो बात क्या होता है, कुछ भी प्लीज आप लोग जिसको आप लोग म्यूट कर लीजिए। व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं।
देखो कोई जगह पे एक चीज आप लोग याद रखना, अगर लंबा टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है, चलो ये और स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, थोड़ा चलो उसको गेस कर लेना। अगर कोई जगह पे ऐसा ऐसा चल रहा है, कोई जगह पे मतलब ट्रांस देने के पहले, मतलब कोई डायरेक्शन लेने के पहले क्या करते हैं, तो जो ऐसे डायरेक्शन उसको लेना है तो पहले उसको तोड़ता है, तोड़ के वीकेंड को निकलते, क्योंकि वीकेंड जब तक नहीं निकलेगा तब तक बड़ा मूव नहीं दे सकते, उसके बाद ऊपर जाते हैं। लेकिन इस बार निफ्टी का क्या हुआ, इसने ऊपर के तरह भी थोड़ा ब्रेक किया था, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पाया था। लेकिन जो नीचे की तरह ब्रेक किया ना, वो क्या होता है, नीचे की तरह जब ज्यादा ब्रेक करते तो स्प्रिंग जैसे मूव आता है। तो अभी देखो ऐसा ही हुआ, ऊपर की तरफ थोड़ा ब्रेक तो किया था, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। देखा ग्रीन कैंडल तो है नहीं, उल्टा हैंगिंग मैन जैसे कैंडल था, ठीक है। लेकिन नीचे जो ब्रेक किया देखो उसका, देखो एकदम स्प्रिंग जैसे उस दिन उठा, तो उस दिन मॉर्निंग में इतना तक तो आ गया था, तो दैट इज सपोर्ट। एंड द सपोर्ट देखो, एक क्योंकि नेक्स्ट दिन इसको एक्सपेक्ट किया था और दूसरे दिन इस जगह पे टच हुआ, स्मॉल कैप का भी डिस्कस करता हूँ। देखो उसके बाद एक्चुअली जो ये नीचे का है उधर से एक्चुअली इमीडिएटली नेक्स्ट दिन तक कितना हो गया लो, देखो आपको लो था 21,300। तो एक्चुअली उस जगह पे हम लोगों को लेना था, लेकिन उस दिन जो भी है उसका रीजन है, क्योंकि जो 200 डीएमए है ना उसको बहुत रेयरली टच करते, चलो उसको ले लेते, ऐड कर लेते। मैं बहुत रेयरली देखता हूँ, लेकिन मेरा चक पे डबल, तो देखोगे ऑलमोस्ट 200 डे इसका आसपास आया था। देखो पुराना देखोगे जो भी मतलब मैक्सिमम जो करेक्शन होता है ना 200 डे को टच करके, सिर्फ कोविड के टाइम तोड़ा था और उसके बाद कंसोलिडेट करके थोड़ा सा तोड़ा था, लेकिन उससे ज्यादा नीचे जाता नहीं है। इस जगह पे देखो, इस जगह पे जस्ट इसको मतलब टच, मतलब एक क्या है 200 डीएमए का आसपास आया, मतलब ये अच्छा खासा करेक्शन है। और इस बार देखो ये जो ब्रेक किया ना, बहुत ही डिसिसिवली ब्रेक किया, बहुत ही मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट टॉप टू टॉप क्लोज हुआ। और मतलब जो वो कैंडल के हिसाब से इस कैंडल और ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई में क्लोज हुआ, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे। इस जगह पे भी आप क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे वो ऑल टाइम, वो तो हाई तो था लेकिन ग्रीन कैंडल नहीं था और थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर क्लोज हुआ। तो आप वीकली चार्ट देखोगे पूरा का पूरा, देखो वीकली चार्ट पे कभी चैनल के बाहर नहीं गया था, भले डेली चार्ट पे दिख रहा था। वीकली जो चैनल है उसका ऊपर के नीचे के क्यों स्टे नहीं किया, देखो ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया था। कोई भी डायरेक्शन में चैनल अगर ब्रेक करता है, अब पुराना बैक ट्रेस करके मेरे को बताना नेक्स्ट वीक। बहुत सारे स्टॉक में आप देख सकते हो, मैं भी ढूंढ के आपको दिखाऊंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, जो कोई भी चैनल ब्रेक करते हैं तो चैनल के नीचे अच्छा खासा नीचे जाता है और ऐसे ही स्प्रिंग जैसे मूव करते हैं। देखो इमीडिएटली फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 6 मंथ ये चैनल के बाहर क्लोज हुआ। तो मतलब फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 6 मंथ जो चैनल के बाहर क्लोज हुआ, ये बहुत बड़ा बात है। अभी देखो जिस हिसाब से ड्रैगन फ्लाई हुआ, इस वीक एक ग्रीन कैंडल इस जगह पे छोटा भी ग्रीन कैंडल मिल जाएगा, उसके बाद निफ्टी को रोकना 25,000 का पहले रोकना, मेरे को नहीं लगता है 25,000 के पहले रोकेगा। और जिस हिसाब से ये कंसोलिडेशन किया, एक अच्छा बेस बन गया। और दूसरा देखो डेली चार्ट के हिसाब से आप अगर देखोगे, इस जगह पे एक बड़ा सा मदर कैंडल बना था। मदर कैंडल कब किसको कहते हैं, जब मतलब एक बहुत बड़ा कैंडल कोई भी डायरेक्शन में बनता है, ठीक है, तो उसको एक बड़ा सा मदर कैंडल बनता है। उसके अंदर इनसाइडर कैंडल 2-3 अगर बन गया और जब उसके वो कैंडल को क्रॉस करता है, ठीक है, तब क्या होता है, एक बड़ा मूव, सेम साइज का एक मूव मिलता है ऊपर। तो अगर आप सेम साइज का मूव देखोगे 21,300 से आपका इस जगह पे ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का मूव इस जगह से, तो मतलब कोई आपको 25,000 के आसपास दिख रहा है। तो इसके हिसाब से तो अभी क्या हो सकता है, देखो अभी साफ सेलिंग के बाद साफ रिकवरी आया और मदर कैंडल के ऊपर आ गया। अभी इस वीक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस वीक शायद ऐसा होगा मंडे, क्योंकि मोदी जी का आज मतलब शायद शपथ लेगा तो इसके ऊपर क्लोज होगा, तो इसके ऊपर आएगा। लेकिन उसके बाद में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि
ये जो है ब्रेकआउट, देखो अगर स्ट्रेट कट ब्रेकआउट होगा, मैं आपको हमेशा बोला प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर स्ट्रेट वे ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद कंसोलिडेट करेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे शायद ऊपर से एक करेक्शन आएगा, लेकिन वो इस जगह पे थोड़ा बहुत साइडवेज चलेगा। तो इस वीक मैंने उतना दिख नहीं रहा है मेरे को मूव, शायद ये ऊपर जाएगा। देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बहुत बार बोला, और वही हिसाब से मैंने बहुत मतलब एकदम जिस जगह पे सबने कॉन्फिडेंस छोड़ दिया, मैंने उस जगह पे भी आप लोगों को बहुत बार ऐसा बोला, सिर्फ प्राइस एक्शन पे भरोसा करो। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मेरे को जो दिख रहा है, मंडे शायद गैप अप होके इसके ऊपर आएगा, लेकिन उसके बाद साइडवेज। लेकिन एनीवे रिकवरी इज अ वेरी शार्प रिकवरी, मतलब एकदम से जो करेक्शन था उसके ऊपर आ गया। तो रिकवरी इज ए वेरी शार्प रिकवरी। कोई भी करेक्शन, देखो रीजन में भी एनीथिंग, आप पॉलिटिकल डिस्कशन में मत जाओ, कोई भी चीज में मत जाओ। अगर शार्प करेक्शन के बाद शार्प रिकवरी होता है तो मार्केट बहुत बड़ा मूव देता है। ये मैंने राकेश जुनेवाला जी से सुना था, ठीक है। तो ऐसा देखो कोविड के टाइम पे भी वैसा ही हुआ था ना, एक शार्प करेक्शन उसके बाद शार्प रिकवरी, देखो मार्केट डबल हो गया उस जगह से। कितना ये मतलब क्या है, 12,000 से अभी 24,000 के आसपास आ गया मार्केट, तो डबल तो हो गया 2-3 साल में। तो बड़ा करेक्शन के बाद अगर बड़ा रिकवरी आ रहा है तो बड़ा मूव वेट कर रहे हैं। तो हम लोग जो शायद निफ्टी बहुत दिन से मैं बोल रहा था 25,000, तो शायद वन वे एक महीने में 25,000 जा सकता है, ठीक है। जो अल्टीमेटली मेरा जो अभी भी मैं पुराना जो मेरा एनालिसिस है 25,000 उतना आसानी से क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि एक बहुत राउंड नंबर है। और स्मॉल कैप इंडेक्स 20,000 के ऊपर शायद 200-300 पॉइंट जाए, लेकिन 20,000 के टच करे उस जगह से पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत सेफ्टी पोजीशन में जाना चाहिए। तो अभी और 3-3.5 पॉइंट मतलब और 20% मूव, और ये 20% मूव में पोर्टफोलियो तो दबा के चलेगा। आप लोग मतलब वो टेंशन मत लो जो पोर्टफोलियो चलेगा नहीं, ऐसा चलेगा ऐसा चलेगा। और दूसरी बात है, फर्स्ट टाइम रिटेल लोग इतना स्ट्रांग में आया, क्योंकि ये गेम तो बहुत बड़ा था जो भी है, मतलब शायद इंडिया की तरफ से या किसी भी तरफ से जो भी गेम था, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। जो मतलब मैं डेटा बाद में एनालिसिस कर रहा था, जो मतलब जनरली एफआईआई सेल करते हैं तो डीआईआई मार्केट को सपोर्ट देते हैं, लेकिन उस दिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। मैंने मतलब मेरा तो 10 साल का एक्सपीरियंस में ऐसा बहुत रियली देखा। जो मतलब बिग सेलिंग है मार्केट में, उस दिन डीआईआई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो आप लोग अगर इलेक्शन काउंटिंग दे जून का डेटा देखोगे, उस दिन क्या हुआ था आपको, पीक करेक्शन, और उस दिन 12,800 करोड़ का एफआईआई ने सेल किया, और उसके साथ 3,500 करोड़ का डीआईआई ने भी सेल कर दिया। तो मतलब ये लोगों को क्लियर कट मोटिव था, मार्केट को लोअर सर्किट में जाने दो, लोगों को डराओ, जो भी है मैनिपुलेशन तो हुआ है। उस दिन थोड़ा सा जो पैनिक सेलिंग है उसको रोकने का कोई कोशिश नहीं किया, लेकिन थैंक्स टू रिटेलर हम लोग अभी बहुत स्ट्रांग हो गया। 21,000 करोड़ का बाइंग किया उस दिन रिटेलर लोगों ने उस दिन, और नेक्स्ट दिन 5 तारीख को भी अच्छा खासा बाइंग किया। तो अभी इंडियन मार्केट में उतना कर नहीं सकते, रिटेलर लोग स्ट्रांग हो गया भाई। तो रिटेलर लोग ने उस दिन लिटरली, नहीं तो निफ्टी 20% भी जा सकता था रिटेलर लोग अगर नहीं बाई करता था तो दैट इज इट इज द पावर ऑफ रिटेलर। तो ये खुशी, हम लोगों को खुशी होने का बात है, क्योंकि उस दिन तो गेम तो पूरा था, डेटा देख के वही लग रहा है। तो जो भी है मंथली चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कॉन्टिन्यूसली दोजी दिया। अभी दोजी के बाद एक ड्रैगन फ्लाई लगा, तो अभी लग रहा है 25,000 से 25,500। क्योंकि जो भी होता है देखो, इस जगह पे जब 15,000 का लेवल पे 4-5 महीना वो हुआ था, 15,500 के आसपास आया था उस टाइम। तो इमीडिएटली 25,000 नहीं तो 25,500 से, और उधर 20,500, ये मेरा मतलब लग रहा है। तो 20-22% पोर्टफोलियो और भी चलेगा, तो आप लोग दबा के बैठो, वैसा नहीं है। लेकिन इस जगह पे मैं नहीं बोलूंगा, अगर देखो कब हम लोगों को लेना है। अगर देखो इसमें ऐसा नहीं जो वन वे जाएगा, स्मॉल कैप 1-2 दिन आएगा, आप जिस दिन 5% 6% 2 दिन में करेक्शन हो जाएगा, उस टाइम पैसे अगर एंट्री करना है तो उस टाइम करो, ठीक है। वो छोड़ के नहीं करो। या तो एंट्री करना है जो पर्टिकुलर स्टॉक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो पर्टिकुलरली सोचो कोई एक दिन में 10-15-10% गिर गया, 2-3 दिन में 15%, तो उसको एंट्री करो। तो आपको लोगों को, लेकिन इस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे पड़ा है, हाँ देखिए देखो क्या है, डेजिंगटन कॉर्पोरेशन, एससीआई, ये इतना चला नहीं। अभी जो करेक्शन हुआ हम लोग जो लेवल पे डिस्कस किया उससे नीचे तो मिल रहा है, लेकिन डेजिंगटन कॉर्पोरेशन, एससीआई उतना भी नीचे नहीं है, 204 पे गया। मेरे को मैं मतलब 50% तो लिया था 240 के 240-50 के आसपास, लेकिन
उस जगह पे मैं तो 204 पे भी ले नहीं पाया, लेकिन 215 पे मैंने थोड़ा बहुत एवरेज आउट कर दिया। तो जो भी है मतलब मेरे को मिला मतलब अपॉर्चुनिटी डेनिंगटन कॉर्पोरेशन और ये दोनों मतलब एचसीआई। तो अभी भी मतलब जो टॉप है उस जगह पे तो नहीं है, अच्छा खासा नीचे मिल रहा है, लेकिन दोनों लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और क्यों मैं बुलिश हूँ आप लोगों को जरूर मतलब आप लोगों को वो है, एनएचपीसी भी अच्छा खासा नीचे मिला था हम लोगों को। देखो जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं सर, मेरे को मैं नहीं तो कॉन्फिडेंस, मेरे को अलग से पूछने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों पूछते हो आप लोग मेरे को? मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कशन तो देखो, उससे अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आप भी ऐड करो ना। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस मैं व्हाट्सएप को लेकर रहा हूँ। बैंक निफ्टी, चलो बैंक निफ्टी मैंने उतना फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट ऑल टाइम मतलब हाई पे क्लोज हुआ। तो इस ऐसा एक जोन पे क्लोज हुआ जिस जोन पे कभी नहीं क्लोज हुआ। आप अगर वीकली चार्ट के हिसाब से, ठीक है, डेली चार्ट देखोगे दैट इज ऑल्सो ह्यूज। ये दोजी के बाद दोजी को क्रॉस किया तो मंडे ट्यूजडे बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा मूव दोजी के बाद अगर ग्रीन कैंडल हुआ तो इतना तक तो आएगा। जो 51,000 का हाई दिया था तो इस वीक आएगा। उसको क्रॉस करने के पहले एक कंसोलिडेशन देगा। तो मेरे को लग रहा है निफ्टी, जैसे मैंने बोला, ऑल टाइम हाई मंडे एक्सपेक्ट करो, उसके बाद कंसोलिडेशन। तो बैंक निफ्टी शायद बड़ा मूव दे सकता है मंडे, ठीक है, उसके बाद एक क्रॉस करने के पहले एक कंसोलिडेशन देगा जरूर। तो बैंक निफ्टी देख के मेरा वही असेसमेंट है। और ये जो लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड लाइन था उसको ऊपर ही कंटिन्यूअस क्लोज दे रहे हैं। तो बैंक निफ्टी मतलब पकड़ के बैठो, क्योंकि क्या होता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होने वाला था तो पीएसयू बैंक या ऐसा इफेक्टिव होने वाला था अगर इंडिया गवर्नमेंट नहीं आता था। लोगों को डर था सिर्फ कोई काट कमीशन वाला लोन चालू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो अभी लग रहा है मतलब बहुत दिन 50,000 का पट्टी 8 to 50,000 के बीच में कंसोलिडेट के बाद अभी तो 50,000 क्रॉस करने वाला है। और बड़ा मूव आएगा बैंक निफ्टी के, मेरे को लगता है कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी, क्योंकि एनएफ बेस बनाया, एनएफ सब कुछ बनाया। और इस वीक 50,000 के ऊपर मैंने क्लोजिंग देख रहा है मेरे को, ठीक है, लेकिन 50,000 क्रॉस करके थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद बैंक निफ्टी में मेरे को नहीं लग रहा है हाथ रख पाओगे। ठीक है, ये मेरा असेसमेंट है। अभी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ एंड आई एम राइट टू बी रॉन्ग, ठीक है। तो क्योंकि मेरा एनालिसिस है, इसमें मेरे को गाली मत दो। अगर ऐसा मतलब गाली पड़ते रहेगा तो मेरे को और कंटिन्यूसली पूछते रहोगे ये क्या करना चाहिए। मैं बोलता हूँ मैं 10 स्टॉक 15-20 स्टॉक डिस्कस करूंगा, तो उसमें 5 स्टॉक जाएगा नीचे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बाकी 10 स्टॉक ऐसा रिटर्न देगा आपको 2-3 साल में। ये देख लो, आप मेरा जितना वीडियोस है पुराना सब उठा के देख लो। मैं अगर 10 स्टॉक डिस्कस करता हूँ उसमें तो 6-7 तो नेक्स्ट 2-3 साल में देता ही है 5 गुना। तो उसे ही पकड़ के चल रहा है। मैं 100% की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। चलो अभी इस जगह पे स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखोगे इनफ कंसोलिडेशन कर लिया, लास्ट 5 महीने से कोई रिटर्न नहीं है। इस जगह पे एक बड़ा मूव दिया था, दोनों को 2 कैंडल को क्रॉस करके। तो मेरे को लगता है ये जो 15,000 से 16,000 17,000 के बीच में इनफ कंसोलिडेशन कर लिया, ठीक है। तो अभी तो हो सकता है इधर से जो मूव है, ठीक है, 12,000 से लेके इधर तक जो मूव है 17,000, तो मे भी मतलब मेरे को नहीं लगता 20,000 के ऊपर, तब भी मेरा टारगेट जो 20,500 पकड़ के चलो, ठीक है। लेकिन इस जगह पे एक एनफ कंसोलिडेशन मिल गया। वीकली चार्ट पे देखोगे क्लियर कट एक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट देखो, मैंने क्लियर कट बोलता हूँ जो देखो इस जगह पे भी वन वे इसको ब्रेक किया था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन मिला, हाँ या ना बोलो तो सही। तो अभी जो लग रहा है ये जो चैनल है वो मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया था। मैं इस जगह पे आप लोगों को दिया था, मैंने भी मैक्सिमम एवरेज आउट किया इस जगह पे। इस जगह पे मैं क्लियर कट उस दिन ग्रुप पे बोला था ये सपोर्ट पे है और मेरे को कोई नहीं लगता है उतना डर है, ठीक है। तो जो भी है, तो मेरे को देखो मैं इस जगह पे एवरेज किया तो मेरे को कितना बड़ा बेनिफिट मिला, ठीक है। तो जो भी है, इस जगह पे देखो जो क्रॉस किया था वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट था और वन वे ब्रेकआउट था, तो उसने कंसोलिडेशन कर लिया 1 2 3 4 5 6 वीक। और इस बात तो एकदम से ड्रैगन फ्लाई। तो मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भले ही निफ्टी कंसोलिडेट करे, बैंक निफ्टी बड़ा मूव देके कंसोलिडेट करे, स्मॉल कैप इंडेक्स अभी चलेगा, ठीक है, जिसमें अनसर्टेनिटी था क्योंकि स्मॉल कैप चल रहा था ओनली एंड ओनली पर मतलब इंडिया डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिया का डेवलपमेंट होगा कोई सेक्टर पे तो स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा खासा कर सकते हैं। तो ये सोच के स्मॉल कैप चल रहा था, तो वो कंफर्मेशन तो आ गया है अभी।
ठीक है, तो अभी मेरे को जो लगता है स्मॉल कैप इंडेक्स चलेगा। और जो मैंने पहले भी बोला था, ये 2 महीना लास्ट है, उसके बाद एक करेक्शन के लिए मैं तो प्रिपेयर हो रहा हूँ। अभी मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ। देखो, इस जगह पे भी मैंने बोला था मैं 15-20% निकल के रखूंगा, वो मेरा प्लान है। मैं उसमें रॉन्ग हूँ तो कोई बात नहीं है। देखो, मेरे को अगर 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो उसमें अगर मैंने 15% निकल के रखा, कितना, 20 लाख, तो मेरे को 1 लाख 1 करोड़ 30 में भी कितना रिटर्न मिल सकता है? अगर सोचो मार्केट 10% ऊपर गया तो 13 लाख तो मिलेगा। अगर 1.5 करोड़ पूरा रहता तो कितना मिलता? तो 15 लाख। तो 1-2 लाख का डिफरेंस होता है। आपको सोचो, अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है, आप अगर 20% निकल के रख रहे हो तो 8 लाख तो है ही। तो उसमें 10% आपको बुक मिल रहा है, तो पहले रहता था तो 1 लाख मिलता था, अभी 80,000 तो मिलेगा ना। जो अगर सोचो बहुत अच्छा रिजल्ट आता था, 400 पार हो जाता था, तो लेकिन अगर नीचे आता है ना, उस जगह पे आप सह नहीं पाओगे। आपको तो बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक भी आ गया है। तो लेकिन नीचे आएगा तो वो क्या होगा, वो 20% जो आप निकल के रखा है उसके एवरेज आउट कर सकते हो। मेरा प्लान यही था। ऊपर जाएगा तो कोई बात नहीं है, फिर से वो लेवल पे आने वाला था। ठीक है, तो वो लेवल पे आने वाला था। अगर ऊपर जाता था तो उस लेवल को रिटेस्ट करने आने वाला ही था। तो उस जगह पे हम लोग कॉन्फर्मेशन के साथ एंट्री कर सकता था, कोई लॉस नहीं होता था। वो एक दिन का सिर्फ ऊपर दिखता था, ठीक है, नीचे आने वाला था तो वही लेवल पे हम लोग एंट्री करने वाला था। लेकिन ये क्या हुआ, ये अच्छा हुआ हमारे लिए, ये अपॉर्चुनिटी मिल गया था लोअर लेवल पे। जो आपको फेवरेट स्टॉक है उसको मतलब एवरेज आउट करने के लिए। अरे क्या है, पीएसयू सब जितना पकड़ के था, 20-20 टका नीचे मिल रहा था उस दिन। तो मतलब क्या बोलो, जो लेवल था उससे 20 टका 22 टका ऐसा लेवल में मिल रहा था। अब बीईएमएल जैसे स्टॉक 25 टका नीचे था शायद, 25 टका वो वाला, और भी बहुत सारे स्टॉक। तो मैं उस दिन नहीं कर पाया, मैं एग्जैक्टली इस जगह पे तो नहीं ले पाया, लेकिन इस जगह पे तो मैंने ले लिया। चलो, अभी डेली चार्ट पे देखोगे, देखो बहुत नीचे तो नहीं गया था इधर से, मतलब एक क्या था, 4,900 था। मैंने लगभग 15,200-300 लेवल से लिया, और इस जगह पे भी मादार कैंडल के ऊपर चला गया। तो अभी तो बड़ा मूव के लिए प्रिपेयर हो जाओ भाई। इस जगह पे 15,000 से लेके इस जगह तक कितना है, 17,000, तो मतलब 2,500 पॉइंट का वही। मैं मेरे को तो कोई भी एंगल से जो इस जगह को क्रॉस करेगा तो वही 2,500, तो इधर से मेरे को वही मतलब, देखो कोई भी एंगल से 20,200 या तो 500 के ऊपर दिख नहीं रहा है। तो मैं तो उस जगह पे प्रिकॉशन लूंगा। मेरे को रॉन्ग होगा तो रॉन्ग होगा, मैं उससे ज्यादा टारगेट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ड्रीम में नहीं रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद देखो, वो मार्केट में कुछ भी उठा लो, एक बुल साइकिल बेयर साइकिल तो रहता है। तो मेरे को लगता है अगस्त सेप्टेम्बर में, पहले भी जब करेक्शन हो रहा था इस जगह पे भी था, मैंने आप लोगों को क्लियर कर बोला था ये मार्केट का बुल रन अभी तक खत्म नहीं हुआ। कोई भी बुल रन आता है 18 से 20 महीने चलता है। तो देखो, मैं रॉन्ग होगा तो क्या प्रॉब्लम है, मैं क्योंकि कभी 80% के ज्यादा, 80% तो मेरा रहता ही है अच्छा है वो मेरा, मतलब बेस्ट प्रिकॉशन तो 20%, 25% मैक्सिमम। मेरा पोर्टफोलियो का 65-70% फ्री स्टॉक है। मेरे को क्या आता है उसमें, मतलब लेकिन उतना एग्रेसिवली नया पीक इस मूवमेंट में मैंने नहीं लूंगा। हाँ लूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए लूंगा, जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है लूंगा, और जो स्टॉक नया मिल रहा है उसमें अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया उसमें लूंगा। ठीक है, तो ऐसा करके मार्केट से दूर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं बैंक में पैसा रख के मैं नहीं रह पाता हूँ। जो इमरजेंसी फंड जितना जरूरत है उसके बाद तो बैंक में मेरा पैसा नहीं रहता है। तो ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं आप लोगों की क्या व्यू है। दादा, ये सेबी का जो जो रेस्ट्रिक्शन था स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, उसका इफेक्ट कुछ तो उस तरह का हुआ नहीं इंडेक्स में? रेस्ट्रिक्शन था? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। ये आपको सिर्फ एक प्रिकॉशन लेने के लिए बोला था। वो सब मार्केट में बहुत सारे गेम चलता है, कुछ होना होता तो अभी तक हो जाता था। ओके। कुछ नहीं है स्मॉल कैप तो, स्मॉल कैप लोगों ने पता नहीं क्यों खराब सोचते हैं। आप देखा तो एक भी लार्ज कैप 5 गुना मूव दिया। मैं तो रिलायंस स्टोर के कोई देखा नहीं आज तक। लेकिन स्मॉल कैप, हर एक स्मॉल कैप आपको उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपको मैं बिना रिस्क का, देखो मार्केट में बोलते हैं मतलब आप रिस्क लोगे तब भी कुछ कर सकते हो, बाकी तो बिना रिस्क का कुछ नहीं हो सकता सर। करेक्ट करेक्ट, एग्री विथ यू। तो ये जो ये मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो आपका कंसोलिडेट किया स्मॉल कैप निफ्टी से हट के, ये क्या उस रीजन से था कि उसका कोई इफेक्ट नहीं आया इंडेक्स पर? मेरे को पता नहीं, सही में मैं सिर्फ प्राइस एक्शन देखता हूँ, मैं सही में कोई न्यूज नहीं देखता हूँ। ओके ठीक है, मैं सिर्फ अभी इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा बहुत न्यूज देखता हूँ, वो भी
2-3 साल बाद मैंने न्यूज देख रहा था। ओके, मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ और आई एम वेरी मच हैप्पी। आप लोगों को अगर लेना, देखो नहीं लेना आप लोगों का बात है, लेकिन अभी तक देखो मैंने जितने बार हर वीक लगभग जब भी मैं बैठता हूँ कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी आप लोगों को बना के देता हूँ, जो मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, और अभी तक मैंने उसमें राइट भी हुआ। यस यस, एग्री। तो मतलब आपको देखो, आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ, मार्केट का न्यूज आप फॉलो नहीं कर सकते हो। न्यूज फॉलो करोगे तो हमेशा ट्रैप में जाओगे। यस, माइंड करप्ट करता है। हाँ, आपको कौन सा एक्शन आया, कोई रूल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, बाकी पता नहीं, बाकी लोगों को अगर पता है तो मेरे पास कोई न्यूज नहीं है जो मतलब कोई एक्शन लिया। वो एक प्रिकॉशन लेने के लिए बोला था, और कुछ दिन पहले तो न्यूज, तो ये भी तो न्यूज था, जो म्यूचुअल फंड लोगों ने 1.5 लाख करोड़ लेके बैठे SIP का। हाँ जी, बोलिए सर, और कोई तो इनपुट दो सर, क्या सोच रहे हो आप लोग मार्केट के बारे में, क्योंकि इधर से अच्छा इनपुट आता है। दादा स्मॉल कैप का एनालिसिस में कहीं पढ़ा था, आपका प्राइस एक्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन जिस समय में ये बहुत सारा कंसर्न मार्च में आया था ना, म्यूचुअल फंड बोल रहा था, सेबी बोल रहा था कि बहुत सारा बढ़ा हुआ है, उस समय मैं कहीं पे एनालिसिस पढ़ा था कि वो बोला क्या कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्मॉल कैप एक्चुअली जो है आज का इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहे हैं, है ना, जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आपका मैं हमेशा बोलता हूँ 95% स्टॉक कवर करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स। करेक्ट, क्योंकि निफ्टी में तो 50 स्टॉक है, निफ्टी 50 में उसके बाद का 50 स्टॉक है, मिड कैप में उसके बाद का 100 स्टॉक है, लेकिन बाकी 6000 स्टॉक कहाँ है? हाँ, और वो भी निफ्टी वगैरह में मेनली सर्विस रिलेटेड स्टॉक है दादा, ज्यादातर जो वेटेज है। तो उसके चलते वो मतलब लिखा था, आर्टिकल था कि वो बोलता था कि निफ्टी जो ये स्मॉल कैप है वो परफॉर्म करेगा ही, क्योंकि वो अभी जो इंडिया का डेवलपमेंट है उससे जो रिलेटेड सेक्टर है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। वही मैं बोल रहा था, देखो आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं ये सब बहुत पता था चाइना प्लस वन, तो चाइना प्लस वन कोविड के बाद तो अभी 4 साल हो गया, क्यों नहीं हुआ? बोलो, कोई बोल सकता क्यों नहीं हुआ? मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कोई तो बोलो सर, कोई नहीं है। दादा क्वेश्चन और एक बार रिपीट कीजिएगा, सॉरी। जो हम लोग देखो कोविड के टाइम पे चाइना प्रोडक्शन हब था वर्ल्ड का, यस ठीक यस है, तो अभी कोविड के बाद सारे जितना बिग ब्रदर्स है वो लोग रियलाइज किया और एक प्रोडक्शन हब बनाना चाहिए, यस, दैट इज चाइना प्लस वन। लेकिन Yes. उसका कोई बेनिफिट अभी तक इंडिया को क्यों नहीं मिला? 4 साल हो गया, थोड़ा वो बहुत मिला। क्योंकि प्रोडक्शन फैसिलिटी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना बहुत इतना इजी नहीं होता है दादा, उसमें टाइम लगता है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस। इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, करेक्ट, उतना पावर कहाँ से लेकर आओगे? उतना हाँ, पावर। दूसरी बात देखो, मैं लास्ट दिन जो सागरमाला प्रोजेक्ट, रिवर कनेक्टिंग प्रोजेक्ट में मैंने क्या बोला था, चाइना में कोई भी पोर्शन से, पोजीशन से, कंट्री का कोई भी पार्ट से पोर्ट पे ले जाने के लिए 6 दिन से ऊपर नहीं लगता है, और इंडिया में वो एवरेज है 7 से 17 दिन। अभी डे बढ़ रहा है तो आपको प्राइस बढ़ रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स वाई अभी इंडिया में 80% रोडवेज में ट्रांसफर होता है। आप काम कितने भी कर लो, रोड में एक्सप्रेस वे कितना भी बना लो, अगर आपको 80% रोडवेज में जाएगा, आपको कभी टाइम कम नहीं हो सकता है, खर्चा कम नहीं हो सकता है। दैट्स द रीजन ऑफ द फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर अगर कंप्लीट हो जाएगा, 70-80% काम हो गया, तो फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2027-28 से 80 ऑलमोस्ट 40% जो गुड्स है वो ट्रांसफर होगा विद द फ्रेट कॉरिडोर। और दूसरा वाटरवेज हो जाएगा 2030 तक, तो वाटरवेज में भी 30% ट्रांसफर होगा, तब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा बनेगा। ये लंबा स्टोरी है, ऐसा नहीं बोलते 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा 2029 तक। अभी तो देखो आना चालू हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग तो हब हो रहा है नोएडा का साइड में। बोलो सर, अब तो कोई कुछ बोलो निफ्टी के बारे में, मेरे को भी तो थोड़ा सुन के कॉन्फिडेंस आए। मैं तो मेरा जो भी प्लानिंग है, एनालिसिस है, वो सब बोला, आप लोगों भी ऐड तो करो। नहीं, निफ्टी एकदम सर आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, फुल्ली पॉजिटिव है। नेगेटिव खाली वो थोड़ा सा पलटू राम का थोड़ा सा दिक्कत है। पलटू राम अभी तक नहीं पलटेगा जब तक ये बिहार इलेक्शन है,
बिहार इलेक्शन का बाद थोड़ा सा आफ्टर 2 years थोड़ा सा डर लग रहा है, बट अंटिल दैट टाइम ही विल नॉट शाउट। सो तो मेरे को जो लगता है 2027 में फिर से जनरल इलेक्शन होने वाला है। हाँ, ऐसा हमको भी ऐसा लग रहा। तो ठीक है, वो तो अभी बहुत दूर है, उसके पहले एक फेज तो जाएगा। देखो कुछ भी मैं जो आप लोगों को क्लियर कट पहले भी बोला था, मैं सितंबर अक्टूबर से एक ट्रिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुलरन ऑलमोस्ट मैच्योर का स्टेज पे है। एक दूसरा ऑप्शन ये भी है दादा, एक पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी ट्राई करे जितना इंडिपेंडेंट मैक्सिमम उस अपने फोल्ड मतलब बीजेपी में लाए। तो उससे क्या होगा, इसका 303 या 305 हो गया है। और जो टेंडेंसी कम होगा। अभी 292 नहीं रहा, अभी तो इंडिपेंडेंट वाला 305 ऐसा तो आ गया। हाँ यस दादा, लेकिन बीजेपी पर्सनली, हाँ लेकिन मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। तो अभी के दोनों को तो अब ये क्या लगता है आपको, ये मीडिया सारे देखो 80% इस इंडिया का सपोर्ट में है, ठीक है। ये जो पलटूरा ये सब नैरेटिव क्यों चला? किसी ने किसको, मीडिया वालों को आके बोलेगा मेरे को ये मिनिस्ट्री चाहिए? ये तो मीडिया में जानबूझ के डाला गया। ये उन लोगों को नैरेटिव ऐसा चला दो पलटूराम पलटूराम करके, ये इंडिया का मीडिया है। ये उन लोग चेंज करने के पहले 2 बार सोचे। नहीं उसका करियर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार उतना ज्यादा नहीं है, अभी फिर से पलटी मारा तो उनका करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिहार में आपको उन्होंने प्रशांत किशोर भी पार्टी बना रहा है। आपको उतना, बिहार इलेक्शन तक तो कुछ नहीं करेगा, वो एकदम श्योर है कि बिहार इलेक्शन तक हाँ कुछ नहीं वो करेगा। चाहेगा। देखो कुछ भी हो जाए, भाजपा जैसे मतलब कैडर तो किसी के पास नहीं है, ठीक है। आरएसएस अगर फुल फोर्स में गया तो ये कुछ नहीं कर सकता है। मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव है वो आरएसएस का, तो मतलब जितना जड़ है रूट है। चलो ये इलेक्शन में क्यों हुआ उसका नैरेटिव उससे ही कुछ है, वो तो सब एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। और दादा देर इज हाई चांसेस कि अगर कोई कोई पलटा भी तो तृणमूल सपोर्ट कर देगा, इसका हाई चांसेस है। मेरे को भी वही लगता है। देखो टीएमसी ऑलरेडी ब्रेक करने का काम तो चालू कर दिया है। हाँ, वो दे ब्रेक हैव करने गॉट के, अ सेटबैक देखो वही इन दिस। हमारा ममता दीदी तो ऊपर ऊपर मतलब करता है, लेकिन क्या है देखो, इंडिया जोट को तो फास्ट ब्रेक किया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अगर देखो नीतीश कुमार को आगे रखता था तो इंडिया जो ब्रेक नहीं करता था और रिजल्ट शायद फार बेटर आता था। तो क्योंकि बंगाल में भी और भी 4-5 सीट ज्यादा मिलता था बंगाल में, वो हर जगह पे ऐसा है। मतलब नीतीश कुमार और सारे पूरा का पूरा एक साथ होता था, तो दिल्ली में भी शायद कांग्रेस मतलब दिल्ली में तो नहीं हुआ, सब इकट्ठे किया था। एक मिनट है, मेरे को एक फोन लेना पड़ेगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। ये थोड़ा वो एक कॉल अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए।
तो तो हेलो, तो बोलिए आप लोगों को और क्या है, क्योंकि आज के जो स्टॉक्स है ना, थोड़ा बहुत मैं भी उतना ज्यादा टाइम नहीं मिला, तो मैं ज्यादा आप लोगों को राय जानना चाहता हूँ क्या सोच रहे हो, क्योंकि मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। देखो ये क्या एक डिस्कशन है, आप लोग अगर इनपुट नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। एक चीज था और हाँ स्टॉक बोलिए में। राम जी, आप तो, मैं आपको बहुत दिन से देखा, आपको मेरे को लगता है अच्छा खासा नॉलेज है, आप बोलिए सर। नहीं, नॉलेज की बात नहीं है सर। ये जब डिप हुआ था तब मार्केट अच्छा खासा ऑलमोस्ट मिड कैप 10-15% गिर गया था उस हम्म। दिन। उस दिन सबने, लाइक मैंने म्यूचुअल फंड लेने का ट्राई किया था उस दिन का, वो भी अराउंड 12 बजे जब मार्केट एकदम पीक डाउन पे था। म्यूचुअल फंड सर आपको इमीडिएटली आता नहीं है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, आप लोगे तो म्यूचुअल फंड वाला बाद में खरीदता है, आपको पॉइंट देते हैं बाद में, तो वो हाँ, एक ही मतलब साथ वही हुआ, रहता उस है। दिन का पॉइंट नहीं मिला। किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? उस दिन मुझे एनएवी मिला उस दिन फिफ्थ कभी नहीं का। मिलता है, उस दिन का पॉइंट नहीं मिलता है सर, नेक्स्ट दिन। मिलता है सर, अगर अगर सुबह अगर 3 बजे से पहले अगर आप म्यूचुअल फंड परचेस कर देते हो ना, तो उसी दिन का एनएवी मिलता है। वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरा जितना SIP है, मेरा देखता हूँ मेरा 18 तारीख के आसपास होता है, ठीक है। हाँ मेरा हाँ जैसा हाँ। इंटरेस्ट है, तो 19 तारीख का या तो 20 तारीख का डेट में ही मिलता है, तभी अच्छा। 18 तारीख क्योंकि वो तो पहले से ही SIP है मेरा। ओके, नहीं, वो तो मैंने लमसम किया था सर, मैंने लमसम किया था उस दिन। वो कुछ भी उस आप, दिन उस दिन बाकी और भी सारे कॉम्प्लेन आए थे ना, वो उस दिन का। हाँ, मैं वही उ- कह रहा हूँ कि वो है ना, सब कंपनियों ने चीटिंग किया था उस दिन का नहीं दिया एनएवी। उस दिन का एनएवी आया नहीं ज्यादातर कंपनी उसके अंदर म्यूचुअल रीजन फंड। फिर हाँ। सेबी ने अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। तो कंपनी का अच्छा। ये कहना है कि हमारे पैसा नहीं आया, पैसा यूपीआई से पेमेंट वेमेंट हुई है पर पेमेंट रिसीव नहीं हुई है कंपनी को। लेकिन ऐसा होता है सुगंध, सेम झूठ बोल चीजें रहे तो हैं। नहीं मिलता, इवन आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में हाँ लॉस नहीं, होगे, हाँ मेरे तो को। वो तो नेक्स्ट दिन ही अपडेट होता हाँ है, क्योंकि आज नहीं नहीं नहीं, सर, अगर डायरेक्टली आप अपडेट तीन होता बजे है। से पहले ऑर्डर डाल दोगे ना डायरेक्ट में, अगर आप क्वांट से खरीद रहे हो, आप डायरेक्टली क्वांट पे 3 बजे से पहले ऑर्डर डाल दोगे ना, 259 को भी अगर आपका ऑर्डर होगा ना, तो आपको उसी दिन का ये एनएवी आता है। ये भी देखो ये सही कह रहे होंगे, और ये डेवलपमेंट मेरे ख्याल से लास्ट दो दो ढाई साल में ही हुआ है ना।
जी पहले जी तो जी जी तो एक दिन का लेट। मेरे को इसमें उतना मतलब पता नहीं है, क्योंकि हाँ, नहीं, मेरा जो पहले तो पूरा एक दिन लेट चलता था। हाँ ये अभी तो उस कभी दिन लमसम किया नहीं लेकिन और एक वो चीज भी को देखा। वैसे क्राइसिस के दिन जो भी है राम जी, वैसे क्राइसिस के दिन ऐसे आप 2:45 3 PM का वो देंगे, वो मतलब वो बाद में आप हम इंडिविजुअल लोग तो कहाँ जाके आप कोर्ट में इसमें उसमें क्या करेंगे, वो आपको नहीं सेपरेट। नहीं, ऐसा किसी और के साथ हुआ है क्या, वही पूछना था, और नहीं, वो कुछ तो चल रहा है सबके क्या साथ ही एक्शन, हुआ है, क्योंकि वो तो मैं सबके साथ ही हुआ है, वो तो पब्लिकली हो गया है, वो ग्रोव ऐप में ह्यूज ह्यूज म्यूचुअल फंड में किसी को उस दिन का एनएवी नहीं मिला, बड़ा केस बना हुआ है। तो नहीं सर, मुझे पराग परख में मिल गया। अच्छा, पराग परख में मिल गया। हाँ, पराग परख में आज मतलब मुझे सिर्फ शेयर करना था कि ऐसी चीज हुई है। क्वांट में नहीं मिला, पर पराग परख में मिल गया था मुझे उसी दिन का एनएवी लमसम पे। नहीं ये एनएवी इज नॉट अ ऑनलाइन सिस्टम ना, वो तो आपका एंड ऑफ द डे ही तो एनएवी चेंज नहीं होगा ना। नहीं, आई डू नॉट नो, आई एम आस्किंग। सो एंड एनएवी ऑफ द डे का ही ऑनलाइन कह रहा है, ऑनलाइन। लेकिन अदरवाइज क्या होता है, वो अगले दिन का मिलता है। हाँ, तो आज मानो कि मार्केट गिरा, वो तो एनएवी तो एंड ऑफ द डे में गिरेगा ना। मेरा जो एसआईपी हाँ, का आता है ना सुगंधु दा, तो देखता हूँ नेक्स्ट दिन का तो वैल्यू मिलता है। मैंने कभी देखा, मेरा कर रहे हो तो मेरा अगर 3 बजे के बाद मेरा है म्यूचुअल फंड एसआईपी लंबी नहीं टाइम नहीं से, दादा पर हाँ ऐसे वैल्यू मैं बताता रोज हूँ। का आज जो मार्केट चलता है कल अपडेट होता है। हाँ एग्जैक्टली, आज जो जो राम मार्केट जी चलेगा बोल वो रहे हैं वो समय तो सही कोई बोल ना रहे हैं। होगा, लमसम ट्राई कल करना। मिलेगा उसको उसका एनएवी। तो आपको अगर हाँ, पर एनएवी मैं अगर लमसम की मिल भी बात गया आज का, नहीं नहीं तो फिर भी आपको फायदा नहीं होगा। आज अगर मार्केट गिरा तो आज का एनएवी तो नहीं गिरेगा, कल एनएवी गिरेगा। नहीं नहीं, वो आज का ही आता है, फोर्थ का ही आएगा। मान लो फोर्थ को मार्केट अगर 20% गिर रहा है ना, हाँ, तो एनएवी वो चौथी तारीख का 20% कम हो जाएगा, या जितना भी टका कम हो जाएगा। बट ये एनएवी कब अपडेट करता है? एंड ऑफ द डे नो। रात को, हाँ रात को अपडेट नहीं, करते हैं नहीं। वो लोग। हाँ, तो फिर तो रात को कर रहा है ना, मार्केट बंद होने के बाद। हाँ तो वो फोर्थ का हुआ, नहीं हाँ नहीं तो सर, वो फोर्थ का मैं हुआ। थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूंगा। जो राम जी कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे मार्केट 4 तारीख को करेक्ट हुआ 6,000 पॉइंट, सेंसेक्स 4,000 पे बंद हुआ, तो अगर मान लो 2 बजे से पहले किसी ने वो पैसा लगा दिया और कंपनी को रिसीव हो गया, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का मैंने एसआईपी ले रखा है और उनको पैसा रिसीव हो जाता है बिफोर 2 PM, तो मुझे सेम डे का क्रेडिट मिलना चाहिए। मैसेज आपको अगले दिन सर्कुलेट होगा, मैसेज आपको नेक्स्ट डे आएगा कि आपको म्यूचुअल फंड मिल गया है एनबीपी। लेकिन सेम डे का भी एंड नहीं ऑफ नहीं द सर, डे का उस दिन का नहीं मिलेगा मिलेगा ना आपको। जिस दिन मार्केट करेक्ट हुआ है। नहीं नहीं अरे उस दिन का ही मिलेगा, मैं कह रहा हूँ आप उस दिन का देखिए, जो वो क्लोजिंग जो मार्केट का जो एनवी आएगा वही आएगा ना। नहीं जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं हाँ हाँ, पर 3 बजे के बाद कर रहे हो ना तो नहीं आएगा। 3 बजे हाँ, हाँ वो तो मतलब ही नहीं। अगर आप 3 बजे से पहले करते हैं ना, जो भी कोई खास करके, और जैसे मनी ट्रांसफर हो गया आपको म्यूचुअल फंड हाउस के अकाउंट में, तो आपको जो करंट एनएवी कौन सा होता है, प्रीवियस डे का एनएवी, तो करंट हाँ एनएवी मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट, प्रीवियस डे ये चलो, बट अगर तो आपको तुम लोगों को उतना हाँ पता नहीं है, ये लेके डिस्कस करके फायदा नहीं है। तो जो भी है, चलो अभी मार्केट लेके क्या व्यू है सुगंधु दा आपका? मैं तो देखो, फॉर्चुनेटली हो और कॉन्शियसली हो, इंटेंशनली भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा बिफोर दिस एग्जिट पोल, बिकॉज आई वाज होल्डिंग सिंस लॉन्ग, मेरे ख्याल से 2023 की स्टार्टिंग से थोड़ा ओवरबॉट लेवल पे चल रहा था। तो मुझे लग रहा था 23,000 से अब बचा हुआ, सरकार जीत भी जाए तो ये 24, 24.5, 25 इसी रेंज का है। तो पार्शियली मैं थोड़ा सा कुछ कैश रखने की कोशिश किया था जस्ट 2-4 दिन पहले। वो तो हम लोग डिस्कस कर ही रहा था। हाँ, तो और लेकिन मैंने उसको बोला था, जब लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था, ये 15-20% तो रखना चाहिए हाथ में। नहीं वो था नहीं, पर मैंने लुकिंग एट इंडिविजुअल एक दो ऐसे देखते हुए, कुछ पार्शियली कुछ फुली ऐसे करके थोड़ा किया था। आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग कि उसके बाद ये जो एग्जिट पोल के बाद जो रैली हुआ उसमें जो पोर्टफोलियो है वो था। लेकिन उस डीप के दिन दौरान शायद हम एट द बॉटम ऑफ द डे हम ले नहीं पाए थे, लेकिन अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हमने जरूर दोबारा उठा लिया था। सेकेंड पॉइंट है, लेकिन अभी भी मैटर ऑफ कॉशन जो सुबह सुबह क्या हुआ, जैसे खुला 9:30 पौने 10 बजे, मतलब क्या हुआ, देखा 3% डाउन है पोर्टफोलियो। मैंने उस दिन तो खोला नहीं, उस दिन मैं देख नहीं उस पाए, दिन देखने बिल्कुल ठीक है।
थोड़ा तो इमोशनल मेंटेन करने के लिए हमने खोल के देखे नहीं उस दिन के कि नहीं गड़बड़ हो गलती हो तो जाएगी। आपको लेके बोल रहा था तो मैं भी, और नेक्स्ट दिन लेकिन सुबह मैंने तुरंत बोला जी आज तो ले रहा हूँ मैं। हाँ तो जो भी है तो ग्रुप पे भी, सारे ग्रुप पे डाल दिया था जी आज तो लेना है, क्योंकि उस जगह पे क्या है, स्मॉल कैप इंडेक्स वीकली चार्ट पे सपोर्ट पे दिख रहा था। तो मैं ठीक। इस आपकी जो वो कैंडल है उसमें 200 डेज की जो मूविंग एवरेज की सपोर्ट है वो वहां पे बहुत ही ज्यादा वो लग रहा था कि इतनी तो कोविड वाले क्राइसिस से निकल के आ गए हम, ये तो ऐसे लग रहा है कि कल मार्केट बंद है, ऐसे गिरने की जो मोमेंटम था। वो अच्छे लेकिन से रिटेल लोगों ने खरीदा, नहीं तो क्या होता था, रिटेल लोगों ने 21,000 करोड़ का खरीदा। ये जरा पूरा ये सेटअप था सुखेंद्र भाई, तो बिग गेम था। देखो DII ने सपोर्ट नहीं दिया। नहीं थोड़ा पैनिक भी था, थोड़ा पैनिक इस करके था, लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन ऑफ आई मीन नहीं क्या बोलते क्योंकि हैं। मतलब क्या जरूरत, ऐसा दिन पे अगर मार्केट को सपोर्ट नहीं दे, यार मैच्योर है ना, जो ये पैनिक चल रहा है, लेकिन वो लोग भी अगर FII के साथ सेल कर रहे नहीं हैं वो दैट मैच्योरिटी हैज गॉन एट ट्रिमेंडस लेवल। जो नॉर्मल लोग ऐसे बहुत सारा लोग सारा पैसा खाली कर दिया बेच दिया होगा, ऐसे हम जैसे लोग एक पैसा हाथ नहीं लगाया वैसे वाले दिन में, तो मानो थोड़ा मार्केट में तो काफी इसकी इम्पोर्टेंस है। नहीं, मैंने आपको पता है जो हमारा जो ग्रुप पे बात होता है योगेंद्र सर, ये पहले हम लोग 3-4 साल पहले ऐसा पैनिक के दिन कैसे पैनिक करता था, लेकिन हाँ मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। तो लेकिन अभी देखो, मैं एक ही बात सब हर जगह पे डिस्कस करता हूँ, पैनिक के दिन नहीं बेचना है। कुछ भी हो जाए पैनिक के दिन नहीं बेचना है, उसके पहले प्लान करो। मतलब कोई तो बोल नहीं सकते, लेकिन प्रिकॉशन ले लो जैसा चांसेस है। तो जैसे मेरा जो क्लाइंट ग्रुप है, क्लियर कट मैंने लिखा था 20% तो बेच के ही रखो। मैं क्लियर कट लिखा था, देखो आप लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया था। मैं क्लाइंट ग्रुप पे मतलब क्लियर कट आपको, मतलब देखो मैं अगर शेयर कर सकता तो मैंने आप लोगों को भी शेयर किया था। मैंने पहले ही मैंने आप लोगों को उसलिए, और मैंने भी थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लिया था। तो मतलब उसका रीजन यही है जो मतलब वोलाटिलिटी कुछ भी हो सकता है। चलो वो तो अभी कहाँ ढूंढ के कहाँ मिलेगा। दादा हाँ मेरा फ्रेंड है वो ऑप्शन चेन करता है, तो उसने बिफोर द दिस 3rd ऑफ जून को अराउंड 3 PM चलो ऑप्शन मिल चेन नहीं रहे मेरे को। हाँ बोलो। उसमें उसने बोला कि ये हेवीली शॉर्ट किया है मार्केट को, तो डेफिनेटली कल तो ऑप्शन रिजल्ट का इधर डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है सर। वो तो नहीं उसने उसने प्रिडिक्शन ऐसा किया देखो था। बात वो नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते सर। हेवीली शॉर्ट करते हैं ना, जब हेवीली शॉर्ट करते हैं तब आप शॉर्ट साइड से रहने का रिस्क बहुत ज्यादा है। मतलब आपको हाँ ऐसा लौटाने का, क्योंकि क्या होता है, अगर यही अगर सुबह से 320 कॉन्स्टेंट जाता था ना, इतना ऊपर जाता था शॉर्ट कवरिंग पे, वो बैंक कट हो जाता था। तो आप सिर्फ वो ऑप्शन चेन देख के सिर्फ लोगे ना, जितना ज्यादा सोचो अपोजिट साइड में होगा ना, उसका अपोजिट साइड में जाने का रिस्क उतना ज्यादा होता है, बैंक टप हो जाते हैं लोग ऑप्शन सेलिंग करके, समझे ना। नहीं क्योंकि बोलिए। वो बोल रहा था कि बड़े लोगों ने जो किया है तो अभी वो कवर करने के लिए मार्केट ऊपर आया है, और जो ये 21,000 करोड़ की बाइंग बोल रहे हैं रिटेल, तो उसमें प्योर जो अपने जैसे रिटेलर है उन लोगों की बाइंग नहीं है ये, पूरा उन लोगों का ही जो प्रॉक्सी बोल रहे हैं उन लोगों की बाइंग है। जो भी है खरीद है ना, हाँ इट इज काउंटिंग इन द रिटेलर ना। हाँ हाँ वो तो है, वो हम्म। तो है। तो वो अभी ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा ऊपर ले तो जाके। मेरे को पता नहीं, मेरा जितना साइकिल क्लोज साइकिल में बहुत सारे है, तो हाँ सबने बाइंग किया है। हाँ बराबर है, बराबर है। मतलब 10-15% तो बाइंग किया है। हाँ 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 मेरा क्लाइंट पे भी नहीं उसी दिन जो सुबह में आप बता दिया था वो ये ये दिस इज नॉट द टाइम टू, मतलब पर्टिकुलर स्टॉक, दिस इज टाइम टू एवरेज आउट ऑल स्टॉक। तो हम्म मैंने ऐसा ही बोला था, जो हमारा पुराना पीक है सबको एवरेज आउट करो। तो हम्म। ऐसा ही मैंने मैसेज दिया था, सही है ना अर्जुन जी। यस यस। अर्जुन नहीं जो तो आपका दोस्त वो जो दोस्त कह रहा है हाँ वो उसका भी व्यू पॉइंट कोई एकदम गलत थोड़ी हो सकता है। वो कह रहा है कि मार्केट इज शॉर्ट कवर,
देखिए जो मैं थोड़ा सा जो सही की पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, एग्जिट पोल के वजह से जो शॉर्ट सेलर्स थे, मतलब शॉर्ट सेलर्स थे, दे बुक ह्यूज लॉस, नॉट नॉट 100% लॉस फॉर एफआईआई. They again at that time, at the day of election counting, they got the good opportunity to regain the loss made day before on the day of exit poll. उस दिन, उससे पहले दिन की जो उन्होंने लॉस करा था बिकॉज ऑफ एग्जिट पोल की पॉजिटिव की वजह से जो आप गया, वो उसको कवर करने का अच्छा मौका मिला. एज ए रिजल्ट वो उससे ज्यादा फोर्स से उसको नीचे लेके गया. और मैंने लिखा था भी ग्रुप पे, देखो 80% लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जे मतलब मैं शुक्रिया तो आपने शायद देखा नहीं, मैंने हाँ. इधर 2 ग्रुप पे पोल किया था, ये भाजपा मतलब एनडीए 320 के ऊपर जाएगा या नहीं. तो ऑलमोस्ट दोनों ग्रुप मिला के 500 से 600 लोग वोट किया था, और उसमें 80% ऐसा था जो बोल रहा था 320 के ऊपर जाएगा. तो मतलब क्या है, मार्केट में एक्सपेक्टेशन बहुत था. अगर हाँ, कुछ भी इधर उधर मतलब इवन तो इसीलिए तो बड़ा वो एग्जिट पोल के दिन हुआ ऐसे एक्सपेक्टेशन था. एग्जिट पोल इनलाइन इनलाइन डेटा दिया और मार्केट एकदम से ऐसे ऊपर गया. तो एक्सपेक्टेशन एट पीक, रिजल्ट अगेन उल्टा. तो एफआईआई को दोबारा उन्होंने देखना, उनकी और अभी जो भी ऑप्शन. आप जो ऑप्शन जिनका बात कर रहे हो उसमें अगर देखोगे अभी भी ह्यूज शॉर्ट पड़ा है. नहीं, मैं वही आ रहा हूँ जो इनका दोस्त कह रहा है. जो उस दिन एफआईआई ने अगर एग्जिट पोल की डेटा देख के 100% अगर शॉर्ट कवरिंग करते, मार्केट और ऊपर जाता. वो 100 फुल एग्जिट नहीं हुआ. उन्होंने जो नहीं हुआ, वो तो कंफर्म है. शॉर्ट पोजीशन था काफी छोड़ा हुआ था, 10-12 हजार करोड़ का ये छोड़ा हुआ था. आज शायद सपोर्ट लेगा, कल गैप अप देगा, उसके बाद मेरा जो इस वीक का मैं आप लोगों को बोला क्लियर कट, शायद बैंक निफ्टी बहुत बड़ा जाए मूव दे सकते हैं कल परसों, और उसके मतलब कल, और उसके साथ निफ्टी भी ऑल टाइम हाई जाके, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट 5 डे शायद कंसोलिडेशन पे चला जाएगा, सिर्फ स्मॉल कैप इंडेक्स चलेगा. तो क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स इनफ कंसोलिडेशन किया इस जगह पे, तो बाकी जो मेरे को लगता है जो इस वीक कल गैप अप देख के जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट पड़ा है, और बाकी अच्छा खासा अभी भी जितना शॉर्ट उस टाइम बिल्डअप हुआ था उसका 50% अभी भी पड़ा है, वो शायद ऊपर लेकर जाएगा कल मार्केट को. तो मेरा ये एनालिसिस है. चलो मार्केट में नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ एफआईआई वाला उस दिन मार्केट गिरने की वजह से जो शॉर्ट पोजीशन थे उसमें अच्छा वाला प्रॉफिट लेके वो निकलने का मौका मिला उनको. हाँ ऑब्वियसली, ठीक है. तो लेकिन उसके वजह से उनको जैसे वो लोग जैसे लोअर पोजीशन में निकले तो मार्केट वापस आ गया. नहीं लेकिन मैंने वो नहीं बोल रहा हूँ सुरेंद्र सर, मैंने एक्चुअल डेटा जो है फ्राइडे का क्लोज पे वो बोल रहा हूँ. अभी भी जितना शॉर्ट बिल्डअप हुआ था उसका 40% अभी भी सिस्टम में है. तो मतलब वो मतलब अभी भी शॉर्ट कवरिंग आने का एक चांस है, लास्ट शॉर्ट कवरिंग. तो जो भी है मतलब वो एज पर डेटा मैंने देख रहा था, एग्जैक्ट डेटा अभी मैं नहीं कर सकता शेयर. नहीं, शॉर्ट कवरिंग पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग पे और ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर ट्रैप करके, मैं कहने का मतलब ये फोरम है, काफी लोग हैं, मैं ये कहना इतनी देर से ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारा पॉकेट्स है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और आगे 200-500 पॉइंट हाँ, वही निफ्टी थोड़ा आपने लेट ज्वाइन किया, मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से वही बोल रहा था, अभी नया लेना नहीं चाहिए. और मार्केट में भी मतलब ये बुल साइकिल ऑलमोस्ट मैच्योर हो गया. ठीक है. हाँ, तो क्योंकि सेक्टर बदल के चल रहा था, मतलब मतलब बिल्कुल अंडर वैल्यूड रह गया, ऐसे छोड़ा बहुत कम है, बहुत कम पॉकेट है जो ढूंढ के आप अंडर वैल्यूड निकाल सकते हो. तो इसलिए बिल्कुल फेयर वैल्यू पे है, और बहुत ज्यादा शेयर है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड. तो मतलब अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई स्टॉक के ऊपर, और जो पर्टिकुलरली कोई स्टॉक हम लोगों को डिस्कशन का स्टॉक है वो अचानक से गिर रहा है तो वो सब ले सकते हैं. तो नया पोर्टफोलियो कोई मत बनाओ, शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं तो करो, लेकिन दिस इज नॉट द, क्योंकि जो 18-19 महीने का जो बुल साइकिल होता है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. तो मेरे को मतलब जो है आप लोगों को, मैंने जो 6 महीने पहले से मैं बोल रहा हूँ, अगस्त या सितंबर में जो एक फुल साइकिल खत्म होने वाला है, निफ्टी 25-200 मैक्सिमम देख रहा हूँ, और स्मॉल कैप 20-500 मैक्सिमम टू मैक्सिमम. तो स्मॉल कैप 20,000 के आसपास टच करेगा. तो मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट मतलब सेफ्टी मार्जिन में मैं लेकर जाऊंगा. तो ये मेरा प्लान है, अगर गलत होगा तो होगा. चलो अभी जो स्टॉक हाँ, बाकी जो इन्वेस्टर है पोर्टफोलियो वो खाली थोड़ी कर सकता है, लेकिन उसको रेशनलाइज कर सकता है थोड़ा. मतलब मेरा देखो, आपको पता है मेरा पोर्टफोलियो मेरा 65% to 70% फ्री स्टॉक है. आपको तो अच्छे तरह से पता है मेरा पोर्टफोलियो मैक्सिमम फ्री स्टॉक है.
तो मैंने खाली कर सकता हूँ मैक्सिमम टू 20-25% ही खाली कर सकता हूँ, दैट इज मेरे लिए बहुत इजी है। तो मैं ऑलमोस्ट ये नेक्स्ट 2-3 महीना मेरा यही टारगेट रहेगा, कितना मैं ज्यादा फ्री शेयर कर सकता हूँ, तो मैंने उतना ही करूंगा, फ्री शेयर गैदर करके रख दूंगा, उसमें जो होगा, क्योंकि इन बुल साइकिल खत्म होगा तो नेक्स्ट बुल साइकिल पे वो 5-6 गुना देगा ही देगा रिटर्न, उसमें तो मेरा कोई डाउट नहीं है। जो मेरा स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस है यही है। चलो अभी जो है फर्स्ट स्टॉक हम लोग जो डिस्कस करने वाला था वो है जैन इरिगेशन। तो जैन इरिगेशन लेके जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अभी मतलब जैन इरिगेशन जो माइक्रो इरिगेशन है उसमें वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है। आप अगर जैन इरिगेशन का साइट पे देखोगे, मतलब इस जगह पे जी, DUR वाला खुल गया। अभी इसका अगर साइट देखो, इस जगह पे ज्वाइन इन प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन एग्रीकल्चर पाइपिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द, इसका एक्चुअली इस जगह पे बहुत ज्यादा मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा मिल रहा है। कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, उसके साइट पे मेरे को मिला, इस जगह पे थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। देखो, JSL इज द सेकेंड लार्जेस्ट माइक्रो इरिगेशन कंपनी ग्लोबली। तो ग्लोबली सेकेंड लार्जेस्ट माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, वो क्या होता है उसमें डिस्कशन में आता हूँ, वो फील्ड का क्या वो है। एंड द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इन द इंडिया एंड USA। तो दुनिया का सबसे दो मतलब बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट है, वो दो कंट्री में नंबर 1 कंपनी है माइक्रो इरिगेशन में। तो एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द मैंगो पल्प। अभी इसने क्या है, बिजनेस थोड़ा सा डाइवर्ट किया, जो फूड पल्प होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग है। और इसके साथ मतलब वन ऑफ द 3 लीडिंग PVC पाइप मैन्युफैक्चरर। और इसके साथ जो पॉलीप्रोपिलीन जो सीड्स होता है, जो अभी देखना ग्रीन हाउस करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में है। चलो अभी ज्यादा बात नहीं करके, इसका एक प्रेजेंटेशन इधर मैंने शायद देखा था, उसमें जाते हैं और दूसरा इसका साइट मतलब ओपन कर लेते हैं। देखो इस जगह पे किस किस में है, टचिंग लाइव्स मोर देन वन वे, इसमें डीप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, प्रिसीजन फार्मिंग, जो मॉडर्न फार्मिंग है। आप लोग अगर देखा होगा सुना होगा अभी के दिन में जैसे फार्मिंग हो रहा है, जैसे वो क्या क्या मेथड बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक जो मेथड है, उसमें क्या कम जगह पे स्टेप फार्मिंग करके मतलब ऊपर और ऊपर फार्मिंग करके, जैसे मैं आप लोगों को लास्ट पे बोला था जब एडिटर को डिस्कस किया था, जो आज के दिन में जो फार्मिंग हो रहा है, जैसे एक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक बंदा है सिर्फ घर में छत पे मतलब टेरेस पे बैल्कनी पे और जो उनका गार्डन है उसमें फार्मिंग करके भी सब्जी बेच के मतलब 70 लाख रुपया कमा रहा है साल का। तो ठीक है, तो मतलब आज के दिन में ये जो मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें ये उसका जो इक्विपमेंट है उसमें नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें देखो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में, फूड प्रोसेसिंग क्या है, स्पाइसेस प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है। आईक्यू प्रोडक्ट्स तो एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर पंप्स है। तो जो मॉडर्न जो देखा रिक्वायरमेंट है फार्मिंग का, उसमें देखो अभी आप पिक्चर देखोगे ना, इसके साइड में बहुत अच्छा तरह से वो दिया हुआ है। तो उसमें देखो माइक्रो एंड मिनीस जो है, ये जो स्प्रिंकल एक्चुअली कहाँ पे मैंने छवि पिक्चर देखा, वो पिक्चर अगर इस जगह पे था क्या, मैंने एक्चुअली कहाँ पे देखा, मैं निकालता वो। ये तो प्रोडक्ट क्या है, तो होम में ही होगा शायद। हाँ, ये है।
ये जो पिक्चर्स आप देखोगे ना, क्या होता है इंडिया में, मतलब क्या होता है, साइड में, जमीन के साइड में वो गड्ढा खोदते हैं या तो कुछ भी करते हैं, उसमें से पानी लेकर आता है, जमीन सेपरेशन रहता है। तो इसमें देखो ये जो स्प्रिंकल टाइप का वो है पानी देने का, और इधर के वो स्टोरेज टैंक भी है, रेन वाटर स्टोरेज करते हैं डैम से। कल पूरा डिटेल में एक जगह पे मैंने देखा, वो वाला इसका साइड में ही कहाँ पे देखा था वो वाला। चलो वो अभी मेरे को मिल नहीं रहा है। लास्ट एक बार ढूंढ लेता हूँ। हाँ, ये है माइक्रो इरिगेशन। देखो ये पिक्चर्स जो देखोगे ना, जैसे ये पाइपिंग से जमीन से पानी दे रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो स्प्रिंकल्स, तो ये पिक्चर देख के आपको पता ही चलेगा, पोर्टेबल स्प्रिंकल सेट ये क्या है। उसके बाद बूम एंड होज ड्रिल इरिगेशन, आपको पिक्चर देख के ये पता चलेगा। गार्डन एंड लैंडस्केप, ये इरिगेशन इस टाइप का कंपनी बहुत कम है। देखो ड्रिप किट्स, पी पाइपिंग जो है, पी कॉइल्स तो अलग है। तो इरिगेशन जो है, जो देखो फर्टिलाइजर्स, इंजेक्टर्स एंड डोजिंग पंप्स, ये सब क्या है इंडिया में अभी भी, क्योंकि मैं बहुत सारे मतलब फार्मर से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके साथ पता है, मतलब बंगाल में जाता हूँ तो गाँव में तो जाता हूँ, तो देखता हूँ। तो ये सब सिस्टम अभी भी इंडिया में जो सोलर पंप है, ये उतना पेनिट्रेट किया नहीं है। ये सब में इंडिया में ये नंबर 1 है। और अभी देखो जो फार्मिंग है इंडिया में, अभी भी बोलता है यूएस में जो पर हेक्टर में जो फार्मिंग होता है, इंडिया में वो उसका आधा भी अभी तक नहीं पहुंचा। तो उसका बहुत सारे जो डिफरेंस कहाँ से होता है, ये माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है। तो ये पर हेक्टर में आप अगर ज्यादा मतलब वो करना चाहते हो, जैसे वो हाइड्रोपोनिक, ऐसे मॉडर्न जो फार्मिंग प्रोसेस है, जिसमें आपको प्रोडक्शन 3-4 गुना हो सकते हैं। और आप अगर उस दिन जो 4 तारीख को शाम को प्राइम मिनिस्टर के पीछे होना होगा, तो और एनडीए का जो मतलब अभी मेन जो फोकस है, वो देखा होगा तो फार्मर का मतलब इंडिपेंडेंट बनाना है, फार्मर का छोटा छोटा फार्मर का है उसका इनकम। तो ये सब में काफी ज्यादा सब्सिडी और बूस्ट मिल सकता है। तो जोइंग इरिगेशन वन ऑफ द कंपनी जो मतलब अभी देखो, मतलब आप अगर टाटा पावर का चार्ट देखोगे ना, टाटा पावर का चार्ट हम लोग 50-60 रुपीज पे ऐसा एक पोर्शन पे हम लोग डिस्कस किया था। तो आप अगर इस जगह पे देखोगे, देखो इस जगह पे क्या है, ये 2019 से अभी तक 4 साल का मिला। तो इस जगह पे थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी दिख रहा है, और इस जगह पे भी देखे तो 3 साल का तो एक ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन किया, ये जो लॉन्ग टर्म का एक ट्रेंड लाइन है, तो वो ट्रेंड लाइन को इससे ब्रेक किया। तो आप अगर वीकली चार्ट पे देखोगे, बहुत नीचे से ऊपर आया तो मेरे को तो, और इस जगह पे कंसोलिडेशन करके ब्रेक किया, उसको रिटेस्ट किया, ठीक है। तो डेली चार्ट पे और भी अच्छा, ये जो करेक्शन हुआ था 2 दिन में, उसका ऊपर आ गया। तो मेरे को तो एक बड़ा मूव इसमें दिख रहा है, क्योंकि ये 2 दिन का जो करेक्शन है वो उसके ऊपर चला गया। तो ये स्टॉक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक मतलब इसमें। तो और लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया इसमें, वॉल्यूम कब आएगा, वॉल्यूम शायद इस जगह पे आएगा 80 उसके अंदर। तो उसके पहले ही मैंने इसमें बैठना चाहता हूँ। और इसका बैलेंस शीट भी आप देखोगे, बहुत ही इम्प्रूव है बैलेंस शीट, क्योंकि आप देखोगे इसमें मेरे को क्या दिखता है, देखो बिजनेस उतना ग्रो किया वो नहीं मेरे को दिख रहा है, ठीक है। इनफैक्ट 2018 से जो है उससे अभी बिजनेस डीप हुआ। लेकिन इनका जो कोविड के मतलब बाद जो सिचुएशन हुआ था, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ये ऑलरेडी मतलब एक्चुअली पूरा का पूरा डेट रिटर्न कंपनी था। तो वो कोविड के जो झटका लगा था उसमें संभाल नहीं पाया था, तो इसलिए इतना बड़ा। तो अभी इसने कुछ एसेट ये सब बेच के उसने क्या है, उस जगह को संभाला। तो इस जगह पे 2000 देखो, इस जगह पे 2020 में जो लोन 7,000 करोड़ का था, उससे 3,000 करोड़ का कम किया।
और लास्ट आप अगर कैश फ्लो देखोगे, चलो कैश फ्लो का मैं देख रहा था, कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देखो रीपेमेंट ऑफ ब्राउइंग से कितना कम किया 2019 से, तो 20 उतना नहीं है, लेकिन 21 से आप अगर देखोगे लास्ट में 2023 में 3,000 करोड़ का डेट कंप्लीट किया, और अभी भी इस मतलब इस साल में भी वैसे ही एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 500 करोड़ हो गया है फर्स्ट क्वार्टर में, जो तो मतलब एक बड़ा डेप तो इसने क्लियर करने वाला है। अब सबसे बड़ा बात है इसका डेप अभी जो है उससे रिजल्ट्स अभी ज्यादा बढ़ा लिया, तो इसने जो भी ये मतलब स्टेक सेल किया, इसने सबसे बड़ा जो काम किया, मतलब जो नेगेटिव होता है वो है स्टॉक प्लेट्स किया, जो प्रोमोटर होल्डिंग है 50% प्लेट्स किया, लेकिन ये 50% जो प्लेट्स किया वो अच्छा चीजों के लिए किया, वो तो दिख रहा है क्योंकि लोन को रिपेमेंट किया। तो प्लेज इस केस में और एक नेगेटिव पॉइंट जो है मेरे को जो लग रहा है वो है प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, और लेकिन उसमें एफआईआई डीआईआई देखोगे उसमें कॉन्स्टेंटली मतलब डीआईआई अच्छा खासा होल्डिंग है और एफआईआई मतलब बढ़ा रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहा है लास्ट कुछ क्वार्टर से। तो और पब्लिक में भी अच्छा खासा बड़ा बड़ा आप देखोगे नाम इसमें है। तो मैंने इसमें क्यों लूंगा, ये क्या है, फार्मर का जो डेवलपमेंट है, जो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम से जो इंडिया में अभी पेनिट्रेट करने वाला है ना, जितना जितना इंडिया में मिडिल क्लास बढ़ेगा, तो मैंने उसके लिए स्टॉक के ऊपर कर रहा हूँ। और दूसरी बात है इसका चार्ट अच्छा है, तो मेरे को बैलेंस शीट में क्लियर कट घूमते हुए देख रहा है इसका, क्योंकि कंपनी प्रोमोटर पॉजिटिवली खराब टाइम से बाहर लेकर आ रहा है, और वो चार्ट पे भी दिख रहा है जो लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड लाइन जो 10 साल से है उसके ऊपर आ गया। तो और मैं तो ये इंडिया का ग्रोथ स्टोरी जो फार्मिंग वो है उसके लिए मैंने इस स्टॉक को मतलब पेपर तो करूंगा। तो अभी क्या है, मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है बैलेंस शीट देख के, ईच एंड एवरीथिंग, भले ही सेल्स नहीं बढ़ा लेकिन खराब टाइम में कंपनी डूब नहीं गया। जैसे कोविड के बाद जो डेट रिटेन कंपनी है 80% तो बंद हो चुका है या तो टेक ओवर हो चुका है, तो ये कंपनी का प्रोमोटर जो भी स्टेक सेल करके रेज करके, तो प्रोमोटर के अच्छा इंटेंशन दिखता है। और माइक्रो इरिगेशन में इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है ये, प्रोडक्शन वाइज पूरा का पूरा रेंज है, और इसने टंक की सॉल्यूशन भी देता है जो नया इसका है। और जो फूड पल्प जो डिवीजन है इंडिया में, माइक्रो इरिगेशन बढ़ेगा तो ये फूड पल्प ये सब का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और ये एक्सपोर्ट ऑलरेडी बढ़ते हुए देख रहे हैं कुछ लास्ट कुछ सालों से। तो वो बिजनेस जो इसने किया, और इसका अपना बैंड भी इंडिया में एक फ्रांस करके कोई एक बैंड है जिसमें वो पैक्ड मतलब फूड जूस फूड पल्प ये सब बेच रहे हैं, वो उस बैंक का भी बेनिफिशियन अच्छा दिख रहा है। तो नया देखो प्रोमोटर जो है एक तो पुराना बिजनेस को छोड़ा नहीं, उसमें अभी भी इंडिया में मार्केट लीडर है, और इंडिया में इधर जो है मतलब 60-70 आदमी है, उसमें आधा तो बिलीव करेगा जो फार्मिंग में एक रेगुलेशन आने वाला है। तो क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग ये सब चालू हो रहा है, और जितना दिन जाएगा और भी बढ़ेगा। देखो अभी जो फार्मिंग बिल जो मतलब ये जो मतलब वापस लिया था, उसमें एक क्या था, पूरा का पूरा वापस नहीं लिया था। स्टेट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट वाइज कर सकता है। अभी स्टेट गवर्नमेंट में देखोगे अभी 70-80% एनडीए गवर्नमेंट है, तो उसमें भी वो तो करेगा कॉर्पोरेट फार्मिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सब का मतलब ह्यूज एक मार्केट आने वाला है, ठीक है। तो अभी आने वाला है तो बहुत सारे कंपनी कूदेगा, लेकिन देखो मैं तो ये समझता हूँ, मैं घर के लिए भी जो सामान खरीदता हूँ मैं देखता हूँ कौन सा कंपनी अच्छा है। तो जो कंपनी मतलब वो है मतलब ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका अच्छा मार्केट प्रेजेंस है, और कोई भी फार्मर चाहे तो उसको टंक की सोल्यूशन दे रहा है। इसने टंक की सोल्यूशन मतलब क्या है, उसमें जाता है तो सोचो एक कोई समवाय समिति जो होता है, जो मतलब वो स्मॉल जैसे 20-25 फार्मर्स मिला के वो जो होता है, उसमें क्या होता है गवर्नमेंट से लोन भी मिलता है, और वो लोग अपना जमीन लेके कुछ इसको बुलाया, वो जाके पूरा डिजाइन करके आता है जी कैसे इसका प्रोडक्शन। तो इरिगेशन सिस्टम के ऊपर प्रॉपर इरिगेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जो फर्टिलाइजर है उसको भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर जो है ईच एंड एवरी मतलब कंप्लीट पैकेज है इसके पास। तो मैं तो इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। तो भले ही बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, तो आप लोगों का क्या राय है मैं जानना चाहूंगा। कोई तो बोलो सर, ऐसा आप लोग अगर देखो। दादा, हाँ बोलिए। ये जलगांव का कंपनी है, मैं जलगांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो पुराना कंपनी है, प्रमोटर ग्रुप अच्छा है। ओनली प्रॉब्लम था ये कंपनी में आज से 5-7 साल पहले डेट का प्रॉब्लम था। हाँ ये सोलर में भी है, इनका इजराइल की कंपनी के साथ में आज से 10 साल पहले टाई अप था,
सोलर में भी जितना भी रूफटॉप सोलर आता है वो जैन इरिगेशन का आता है, फार्मिंग का हो गया। और पाइपिंग बिजनेस तो अल्टीमेट है, वो पहले से ही प्रॉफिट में है। ओनली थिंग इन्होंने कुछ यूरोप से कुछ हाँ, कंपनी पाइपिंग बाई में भी की। आपको टॉप 3 में है इंडिया में। यस, तो प्रमोटर अच्छा है, जलगांव में बहुत बड़ा फैसिलिटी है इनका, रिनोन्ड ग्रुप है। ओनली प्रॉब्लम था इनका कि डेट ज्यादा हो गया था, 16-17 से वो डेट का प्रॉब्लम चल रहा था। लेकिन अगर कम हो जाता है तो ये कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये पहले से इरिगेशन में नंबर 1 कंपनी था, आज से 10 साल पहले भी। हाँ, ये पहले बहुत चर्चा होते थे इसके बारे सर में। आप देखोगे कपिल जी, जो इंडिया में ना वो इरिगेशन में उतना पुश नहीं था। आज के Right. दिन आप फार्मर से बात करोगे, हाँ, जैसे मेरा बहुत सारे रिलेटिव गांव में रहते हैं, मैं बात करता हूँ ना, सब सोच रहे हैं कि हाँ कैसे कर सकते हैं, कैसे लोन मिलेगा, ऐसा करेंगे तो फार्मिंग बढ़ेगा, ऐसा सोच तो रहा है, समझे ना। तो मैंने एक इरिगेशन का कंपनी ढूंढ रहा था, तो मेरे को ये वाला मिला। और जिससे अच्छा खासा जो कंपनी ना प्रोमोटर एक बार मतलब वो कंपनी देखो रियली खराब टाइम से घूमना चालू हो गया, जो बैलेंस शीट में दिख रहा है। और दूसरा दादा, पहले क्या था, सब्सिडी का इशू आता था। अब सब्सिडी का टर्न अराउंड टाइम जो है, जो फार्मर्स को या कंपनी को जो मिलता है वो जल्दी दे रही है गवर्नमेंट। पहले आज से 5 साल पहले सब्सिडी का बहुत मेजर इशू होता था। ये लोगों का फार्मिंग के इसमें इनका जैसे मैंगोस का पूरा प्लांटेशन और ड्राई एक्सपोर्ट ये लोग करते थे, बट वो यूनिट शायद से इन्होंने रिलायंस को बेच दिया है। वो उसमें भी ये ड्राई फ्रूट्स और इसके अंदर भी ये लीडिंग कंपनी थी, इंडिया में नंबर 1 कंपनी थी कि मैंगो पल्प वगैरह को वो फ्रोजन करके। अभी भी है, इसका प्रेजेंटेशन में दिख रहा है सर। हाँ, तो वो शायद से कुछ पार्ट उन्होंने रिलायंस को बेचा है, ऐसा मतलब पीछे मैंने पढ़ा था कहीं पे। उसके अंदर भी ये नंबर 1 कंपनी था इंडिया के अंदर, जो देखो पूरा ये पल्प। तो कुछ सेल किया है, क्या सेल किया एग्जैक्टली मेरे को उतना टाइम नहीं मिला डीप डाइव करने के लिए। तो ठीक है, एसेट तो सेल किया है, नहीं तो 4,000 करोड़ रुपया डेप कहाँ से कंप्लीट किया। हाँ, जो किया है तो एसेट सेल करके वन टाइम इनकम में उसने किया है सेल। बाकी प्रमोटर वाइज बहुत अच्छा ग्रुप है, काफी पुराना ग्रुप है, मतलब आज से 30 साल पहले भी लोग यहाँ पे, मतलब वेल नोन ग्रुप है। और कहीं पे भी किसी का पैसा डुबाया नहीं है, प्रमोटर ग्रुप बहुत अच्छा है। ओनली थिंग ये डेट का प्रॉब्लम हो गया था। तो जो सबसे ज्यादा ना इंडिया में अभी पुश दिख रहा है मेरे को इस सब में, क्योंकि धीरे धीरे कॉर्पोरेट फार्मिंग तो बढ़ेगा नेक्स्ट 5 इयर्स में। क्या बोलते हो शुकेंदु दा आप? नहीं, ये जैन इरिगेशन बहुत वेल रिनाउंड कंपनी है। पहले तो इसका बहुत चर्चा हुआ करता था। मैं क्या समझता हूँ, ये जो इरिगेशन के ऊपर, ये पहले ही ये मॉडर्न इरिगेशन के ऊपर सबसे पहला कंपनी है जो हिंदुस्तान में इरिगेशन को मॉडर्नाइज करने की, ये ड्रिप सिस्टम की और माइक्रो इरिगेशन की, और जो कहने का मतलब ये जो फर्टिलाइजर और पानी है ये अननेसेसरी पूरी सॉइल में ना जाए, प्लांट को जाए, इस तरह से स्पेसिफिक जो इरिगेशन सिस्टम है ये ऐसे। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी इजराइल का, कॉन्सेप्ट इजराइल का है। इधर पंजाब में, इधर एमपी में भी कुछ कुछ लोग इसको एज ए उद्योग के तौर पे करते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था कि कई बार मतलब एग्रीकल्चर एज ए मॉडर्नाइजेशन और इरिगेशन एज ए मॉडर्नाइजेशन जब टाइम से पहले हिंदुस्तान में करने की कोशिश करा, तो उस वजह से थोड़ा सा जो अच्छी बिजनेस ऑपरेशन का जो अपॉर्चुनिटी या बेनिफिट इनको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं था, क्योंकि मार्केट, ग्राउंड और गवर्नमेंट और फार्मर वो सारे रेडी नहीं थे उस प्रोसेस के लिए। अभी आई थिंक बात तो ठीक है, लैंड बिकमिंग शॉर्टेज डे बाय डे, तो फार्मर की आउटपुट पर हेक्टर पर यूनिट एरिया तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और उसके लिए यही मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका है। और इसमें ये कंपनी बहुत वेल नोन और बहुत पुराना है। ओनली थिंग इज प्रमोटर की स्टेक होल्डिंग बहुत कम है। अगर वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रहे कि प्रमोटर ग्रुप है बिजनेस में 2-5% ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर एक्वायर कर लेंगे, फिर तो इसमें बहुत बहुत बॉटम फिशिंग हो सकता है। लुकिंग एट योर चार्ट, बड़ा बॉटम लेवल पे है, अच्छा लेवल है एक्यूमुलेशन का। हाँ, दूसरी बात है इसका में, अगर 5 साल का देखो, इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे को गाली मत देना, मैंने एक मतलब एग्रेसिव जो मेरे को टारगेट दिख रहा है, थोड़ा इसका कैपेक्स देखना क्या है, कोई कैपेक्स से पता चल रहा है कंपनी के ज्यादा नहीं है, मेंटेनेंस कैपेक्स है ओनली। ठीक है, तो नहीं, अमाउंट से मतलब नहीं है कि मतलब एक्टिविटी से पता चल जाता है कंपनी मतलब कैपेक्स में, डेवलपमेंट में। 56 करोड़ का है, दैट इज ओनली मेंटेनेंस कैपेक्स। लेकिन इसका जो देख रहा है ऑर्डर बुकिंग बहुत अच्छा है,
ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 4,000 करोड़ का कंपनी है, और एक टाइम इसका मार्केट कैप 16,000 करोड़ भी था। तो और उस टाइम भी इससे सेल्स तो ज्यादा नहीं था। तो मतलब इनका क्या है, अभी जो इंटरेस्ट ये सब में थोड़ा सा कम में मिल रहा है, तो ये इसको हम लोगों को मतलब बहुत नहीं, ही बहुत बेनिफिशियरी हो सकता है ये गवर्नमेंट का स्कीम का। और जो हम शुरू में अभी कह रहे थे कि कुछ सेक्टर इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट पैसा मार्केट में आता ही रहेगा, लेकिन वो घूमने सेक्टर घूमते, मतलब जो हाई फाई सेक्टर हो गया है, उससे घूमने के लिए तो ये फार्मा, एग्रीकल्चर, ये थोड़ा सेफ्टी साइड है ना अभी, एफएमसीजी, तो इस साइड में थोड़ा फिर ज्यादा चांस तो है। मेरे को इस कंपनी के लिए बहुत एग्रेसिव टारगेट है। देखो, अगर इरिगेशन सिस्टम इंडिया में आया, इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री, अगर वैसा पुश मिला तो इसका ह्यूज मतलब हो सकता है। तो मैंने इसको लॉन्ग टर्म में 5 ईयर्स में, लुकिंग गुड एट चार्ट। हाँ, अगर 1,000 भी जाए 5 ईयर 6 ईयर्स में, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा इसमें। तो मैं तो इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी करूंगा। ठीक है, तो अभी बाकी आप लोगों का क्या राय है वो सब जानना चाहूंगा। कोई तो बोलो सर। सर एक चीज पूछना था, टैक्स परसेंटेज -270%, इसका मतलब कि आपका लॉस शो करके पुराना लॉस को ये किया है क्या, बैलेंस किया है? -270% टैक्स का परसेंटेज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत टाइम के बहुत सारे वो टैक्स रिबेट होता है, या तो ज्यादा टैक्स दे दिया, मतलब टैक्स शायद बाकी रहा होगा, ऐसा कुछ होगा, या अच्छा, तो मतलब कुछ या पहले लॉस किया होगा उसको, उसका वो क्रेडिट। एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कई बार क्या है, जिस समय प्रॉफिट हुआ था टैक्स ले लिया, प्री टैक्स तो हमेशा प्री चलता है, फिर वो प्रॉफिट एनुअलाइज रेट में वो प्रॉफिट हुआ नहीं तो वापस आया, या पहले लॉस था, प्रॉफिट नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, फिर प्रॉफिट हो गया तो फिर बाद में टैक्स देना पड़ा। वो प्लस माइनस की थोड़ा ओके, ओवरऑल बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट होंगे। ओके। तो तो जो भी है, मतलब अभी तो जैसे आप देखोगे, मतलब बैलेंस शीट तो घूम रहा है मेरे को जो दिख रहा है। ठीक है, अच्छा खासा डेप्थ है, लेकिन इसने अच्छा खासा रिजर्व्स भी बढ़ा लिया। रिजर्व से कंपनी का हमेशा से ही अच्छा था, लेकिन देखो 2,000 करोड़ में जो चला गया था, वो भी फिर से पहले का से भी अच्छा लेवल पे चला गया। इवन जो 2013-14 में जो टाइम था, मतलब 240-50 का लेवल पे था, मतलब 16,000 करोड़ मार्केट का था, तब भी 4,000 करोड़ का डेप था। तो अभी डेप वो लेवल पे आ गया है, जो मतलब डेप रिरेंज जो था वो और नहीं है। तो अभी मेरे को लगा, और मतलब डेप कंटिन्यूसली लो भी कर रहा है। तो कंपनी मेरे को मतलब अच्छा सेप पे दिख रहा है एज पर बैलेंस शीट। तो मेरे को तो कोई डाउट नहीं लग रहा है, और टेल एंड तो आने वाला है। तो ये कंपनी लॉन्गर टाइम में 5-6 साल में 1,000 जा सकते हैं। मैं बहुत मतलब मैं किसी को नहीं बोलूंगा आप लोग स्टडी करो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। मैं तो क्या है, मैं अभी एंट्री करूंगा 100 के आसपास, या तो 110-120 के आसपास होगा तो मैं निकल जाऊंगा और फ्री स्टॉक रखूंगा। उसको तो मैंने बेचने वाला नहीं हूँ, जीरो हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो मेरे को एक बहुत बड़ा मतलब इसमें मूव आने वाला है, लेकिन उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी शायद ऐसा हो जाएगा, इधर से 200 का मूव दे, उसके बाद फिर से में 10 मतलब 100 में आ जाए, लेकिन इतना ऐसा रहेगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली बहुत बड़ा, जैसे हम लोग आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, जैसे ओलेक्ट्रा देखो, 20 से 70-80 गया था, उधर से 30-40 आया था, फिर से 300 गया था, उससे फिर से 80 आया था, 1,000 गया था, फिर से 300 आया। अभी अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे 8 साल बाद हम लोगों को पिकअप करने का ये 100 टाइम्स, मतलब उस टाइम कौन सोचा था ये 20 से 2,000 रुपया आ सकता है कभी। तो ऐसा ही है बात, मतलब लंबा टाइम लगता है मार्केट कैप बनने के लिए, एक दिन में नहीं बनता है, और बिजनेस कभी ओवरनाइट नहीं होता है। इंडिया में पूछे तो उसकी सबसे आगे जाएगा कंपनी, तो आप टेंशन मत लो इसमें। ठीक है ना, चलो। और कुछ किसी ने? नहीं नहीं, अच्छा दिख रहा है ये, ऑलरेडी एक गुड मूव दिया भी है। अब देखो, देयर हैज बीन सस्टेनेबल ग्रोथ सिंस लास्ट 2-3 इयर्स। ये तो कोविड के बाद से वन एक तरफा चले जा रहा है। मतलब जो जो चेंजेस बैलेंस शीट में दिख रहा है वो बिल्कुल फैक्टर इन हो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो फैक्टर इन करता हुआ चल रहा है। मतलब मार्केट इज एक्सेप्टिंग द चेंजेस हैपनिंग एट द कंपनी लेवल, तो हो रहा है, वो विजिबल है।
चलो अभी दूसरा कंपनी जो मेरे को चार्ट वाइज दो कंपनी अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मैं फटाफट जो मैंने दिया था केशर एंटरप्राइज करके एक कंपनी है तो ये मेरे को चार्ट वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। आप अगर देखोगे ये ऑलमोस्ट बॉटम में अगर देखोगे कितना साल से 2006 से है, ठीक है। तो इस जगह पे आप अगर एक वो बना लोगे, सप्लाई जोन बना लोगे, तो इस जगह से आप अगर देखोगे सप्लाई जोन, ठीक है। तो जस्ट जो सप्लाई जोन को क्रॉस करके क्लोज हुआ, ठीक है। और इस जगह पे आप अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे देखो फेलियर का तो ये हिस्ट्री है, इस जगह से फेलियर हुआ था, नीचे आया था, इस जगह से भी फेलियर हुआ, लेकिन आधा हुए से वापस गया। आधा हुए से जब वापस आता है तब ऊपर अच्छा खासा देते हैं, और इस जगह पे अगर ब्रेकआउट दिया तो ये ऑलमोस्ट 20x का ब्रेकआउट है। तो इस जगह से देने लिए वैसा ब्रेकआउट होता है तो 10 टाइम्स इन नियर फ्यूचर, मतलब 4-5 साल में देता है। तो केशर एंटरप्राइज आप अगर देखोगे इसमें भी एक बहुत ही अच्छा चीज दिख रहा है बैलेंस शीट में। आप अगर हम लोग देख लेते हैं कौन सा सेक्टर है, ये है मैं एक्चुअली ये सेक्टर से थोड़ा दूर रहता हूँ, क्योंकि ये शुगर जो सेक्टर है ना वो आपका थोड़ा सा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस सेक्टर है, जिसमें लेकिन एक शुगर के साथ साथ और भी बहुत सारे चीजों में है, ठीक है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, स्टोरेज एंड अदर एग्रो प्रोडक्ट्स में आ गया, और उसके साथ साथ ये जो अभी इथेनॉल है, इथेनॉल क्या है, इंडिया का अभी लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो आप अगर इसका आरओसी देखोगे 54.9, ये इतना अच्छा आरओसी क्यों है मेरे को पता नहीं। 54.9 आरओसी इज ए आरओसी इस जगह पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मतलब क्या है, अभी ये कंपनी जो पुराना बिजनेस था, आप अगर पुराना आरओसी देखोगे आपको 1-2% में 10% माइनस में भी गया, तो आरओसी बहुत अच्छे किया, मतलब 100 रुपये लगा के ये 55 रुपया कमा रहा है तो इसका तो बहुत ज्यादा जरूर कुछ रीजन होगा। और इसका एक चीज मेरे को जो मिल नहीं रहा है, देखो इसका शुगर डिवीजन है, मतलब इसका क्या कहते हैं, पावर डिवीजन भी है, और दूसरा है स्पिरिट डिवीजन जो डिस्टिलरी अल्कोहल स्टोरी, जो अभी आधा कैपेसिटी पे चल रहा है, आधा कैपेसिटी पे भी नहीं चल रहा है। तो 30 kpld है, वो 80 kpld आ रहा है। आपको पता है कि इंडिया का जो 20% इथेनॉल ब्लेंड का टारगेट है वो काफी नीचे चल रहा है अभी भी, तो उस जगह पे एक अच्छा खासा मार्केट आ सकता है। तो कंपनी का अभी जस्ट एकदम छोटा है, ये जीरो या हीरो कंपनी में बोलूंगा, क्योंकि इस तरह का 171 करोड़ का कंपनी होता है तो उसका नेट कैश फ्लो माइनस में जाता है। इसका 55 करोड़ का एक 171 करोड़ का कंपनी, ये फ्री कैश फ्लो जो दे रहे हैं 55-56 करोड़ का, वो ही दैट इज ह्यूज। तो अच्छा कंपनी का इतना अच्छा कैश फ्लो नहीं रहता है, ठीक है। और दूसरा आप बिजनेस प्रोस्पेक्ट पे देखोगे, बिजनेस प्रोस्पेक्ट में उतना ज्यादा तो बिजनेस ग्रो नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट डबल हो गया। और जो अभी तक लॉस कर रहा था कंपनी, ठीक है, 2021 से घूमते हुए दिख रहा है, लेकिन इस जगह पे लॉस कर रहा था। आपको जो मेन चीज मेरे को इस जगह पे दिख रहा है ना, वो जो इसका देखो जो लोन्स था वो कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट मतलब कितना 323 करोड़ उसके पहले भी था, तो लोन्स ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, और रिवर्सेस भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के ऊपर हो गया। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं लोन रीपे करके मतलब ये कंपनी घूम रहा है। तो आप अगर इसका कैश फ्लो साइकिल में देखोगे कंटिन्यूसली लोन रीपे कर रहा है, ये रीपेमेंट ऑफ ब्राउजिंग जो था वो रीपे कंटिन्यूसली कर रहा है, इस साल बहुत ज्यादा किया, तो दैट इज ए वेरी गुड थिंग। और प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, डीआईआई का भी होल्डिंग अच्छा है, पब्लिक होल्डिंग में कौन है पता नहीं मेरे को, लेकिन पब्लिक होल्डिंग में भी अच्छा खासा है। और इस क्वार्टर में भी, इवन मार्च क्वार्टर में भी किसी ने 3% का स्टेक लिया है, तो उतना है नहीं, मतलब अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग है, और चार्ट बहुत अच्छा है। तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट में ऑब्वियसली शुगर में तो पुश है, और दूसरा जो डिस्टिलरी है, उसके बाद सोलर पावर इसका सेक्शन है। तो और इसका मतलब बहुत ज्यादा मैं कॉन्फिडेंटली बिजनेस के साथ बोल सकता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को एक लग रहा है ऑब्वियसली एक जीरो या हीरो अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप इतना अमाउंट लगाओ, जितना अमाउंट पूरा जीरो हो जाएगा तो उतना कुछ आता जाता नहीं है। मैं भी वही करता हूँ, ये सब कंपनी में दूसरा एक पोर्टफोलियो में छोटा सा अमाउंट लगा के रख देता हूँ, तो जिसमें देखना नहीं है मेरे को सालों के बाद साल। तो यही इस तरह का एक पोर्टफोलियो मतलब है एक कंपनी, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, शायद बहुत सारे न्यूज मेरे को मिल नहीं रहा है, लेकिन एज पर चार्ट मैंने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। चलो अभी आप लोगों को क्या लगता है? ज्यादा कंपनी के बारे में जो पब्लिक डोमेन पे तो ज्यादा है नहीं, पर चार्ट अच्छा लग रहा है। और वही 3-4 इसके बिजनेसेस हैं, एक ये एथनॉल में भी काम कर रहा है ये कंपनी, ये बरेली में इसका प्लांट है,
और इथेनॉल और पावर जनरेशन में भी यूपीएस आईडीसी को भी बिजली सप्लाई कर रहा है अभी पिछले कुछ सालों से। तो इसके 3-4 सेगमेंट में है, पर अभी अल्कोहल वाला जो सेगमेंट है उसमें अभी रेवेन्यू आना शुरू नहीं हुआ है, उसके दे आर वर्किंग ऑन इट। कौन सा सेगमेंट में सर जो स्प्राइट, ये स्प्रिट है ना जो अल्कोहल वाला सेगमेंट हाँ है। वही अंडर कैपेसिटी में चल रहा है। ये तो क्या है, अभी सारी कंपनी, शुगर कंपनी उसमें मतलब कैपेसिटी बढ़ा रहा है, तो कैपेसिटी बढ़ा रहा है। वो जो 20% करना है इथेनॉल ब्लेंड, तो उसमें से अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ सकता है। दूसरी बात है, इसका रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे 2018 से ऑलमोस्ट डबल है, तो मतलब कंपनी चल तो रहा है, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। जो मतलब 5 ईयर्स में डबल हो रहा है, मतलब आपको ऑलमोस्ट कितना 12 to 15% का ग्रोथ इसको साल में तो मिल रहा है। तो 12 to 15% का ग्रोथ एवरेज मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। और प्रोमोटर ऑल्सो हैविंग कॉन्फिडेंस, और डेट ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, जो मेरे को सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है। जो डेट एकदम जो ह्यूज डेट था, देखो 171 करोड़ का कंपनी में हमेशा बोला, अगर कोई कंपनी का जो टोटल वैल्यू है, जो सोचो अभी 171 करोड़, उसके पीछे जब अभी तो कितना इसका प्राइस है, अभी इसका प्राइस है 167। तो देखो कुछ महीने पहले कितना था, जब लोन रिपेमेंट करा 56 था, तो 1/3 था। तो 1/3 मतलब इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट कितना था, 60 करोड़ का मार्केट कैप था। तो जब 400-500 करोड़ का लोन था, 60 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब कंपनी का जो टोटल वैल्यूएशन है उससे मतलब कितना ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स डेप्ट है। तो उसके बाद भी प्रोमोटर्स अगर लोन को रिपे करके कंपनी को घुमा रहे, मतलब कंपनी में तो दम तो है, सही है ना। तो कंपनी के प्रोमोटर को अगर बिलीव नहीं है तो क्यों घुमाएगा कंपनी को, क्यों लोन रिपे करेगा। जैसे 400 करोड़ लोन से उसने एक 60 करोड़ का कंपनी के लिए मतलब 400 करोड़ मतलब उसने 350 करोड़ डेट रिपेमेंट कर देगा, 400 करोड़ ऑलमोस्ट, क्योंकि ओनली 11 करोड़ डेट है। तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दे रहे हैं कंपनी के बारे में। क्या बोलते हो आप लोग, कुछ तो बोलो सर, कोई तो कुछ शेयर करो। नहीं, एनर्जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा रिसेंट टाइम में बिल्कुल वेरी क्विकली बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखना 100 से मेरे ख्याल से 170, मतलब ये जो 20-20, 10-10, 20-20% करके सर्किट लगा इतना जल्दी जल्दी, तो वो थोड़ा कूल ऑफ होगा बिफोर एंटरिंग। नहीं ये क्या है, मेरे को लगता है जो ये साइड वेज कर जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, देखो इस जगह पे सर्किट लगने के बाद इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, और इवन जो पुट रिजल्ट है उस दिन भी उतना ज्यादा करेक्शन था नहीं, तो ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो पुराना लेवल है उसके ऊपर आ गया, मतलब कंपनी में कुछ तो पकड़ा है एज पर द प्राइस एक्शन। तो मतलब मेरे को तो बहुत पॉजिटिव लगता है, जो जिस हिसाब से बैलेंस शीट टर्न आउट हुआ, तो मैंने जीरो ये है, हीरो के हिसाब से तो रखूंगा थोड़ा वो। हाँ, दो फैक्टर है दादा, जो आपने बोला बैलेंस शीट टर्न अराउंड है, जो लोन रिपेमेंट है वो भी है, और जो अल्कोहल डिवीजन है, स्पिरिट डिवीजन है, उसमें इसने इंपोर्ट भी मशीनरी इंपोर्ट किया है हायर कैपेसिटी का यूएसए से। इसका मतलब है कि कंपनी को डिमांड दिख रहा है, डिमांड विजिबल है। तो वो जो बोल रहा है ना कि अल्कोहल डिवीजन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो ग्रोथ देगा आगे। चलो, और कौन सा कंपनी था दादा? एक महिंद्रा सीआई ऑटो। महिंद्रा सीआई, चलो ये करके कंप्लीट करते हैं, आज ज्यादा टाइम नहीं है। महिंद्रा सीआई क्या, एक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का प्रोमोटर होल्डिंग इसमें था, लेकिन अभी और नहीं है। एक स्पेन का कंपनी है सीआई ऐसे, तो उस कंपनी का इसमें मतलब बहुत ज्यादा, तो ये है ना महिंद्रा सीआई, तो यही है, मतलब इसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, लेकिन इस कंपनी का क्या है, ऑटोमोटिव में एक जाइंट है कंपनी, ठीक है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से चालू करके 2 व्हीलर 3 व्हीलर सब सेगमेंट में है। और इसका अभी मैंने ऑर्डर जो देख रहा था, इसका 70-75% जो ऑर्डर है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से इसका जो है, मतलब ईवी के लिए है। तो ईवी के लिए अच्छा खासा, मतलब जो एक क्या है, आप अगर देखोगे इसका प्रेजेंटेशन, ये कौन सा सेगमेंट में, कास्टिंग में है, फोर्जिंग में है, ठीक है।
ये तो दिख ही रहा है। कंपनी के साइट पे जाते हैं, कहाँ तो देखा मैंने। ये जो है ना फोर्जिंग, मतलब जो आपको क्या कहते हैं, फोर्जिंग एंड कास्टिंग क्या होता है, इसमें आपको जो आपको जैसे इंजन का हाउसिंग हो गया, बैटरी ट्रे हो गया, और जो गियर जो बना रहे हैं उसका जो शेप देने का जो है, फोर्जिंग आपको मेटल को मेल्ट करके, और कास्टिंग है वो जो कास्टिंग मतलब आप कर मतलब जो शेप देना चाहते हो वो शेप में ले जाने का। स्टैंपिंग क्या है, जो आपको जो कोई कार का जो बॉडी बन रहा है, जो मेटल कटिंग, उसको स्टैंपिंग कहते हैं। गियर्स बनाते हैं तो और मैग्नेटिक का थोड़ा बहुत वो बनाता है। तो इसका जो है ये ऑटोमोटिव के लिए जो आपको मतलब जो लग रहा है, जो एक मतलब ऑटोमेटिक का वो लग रहा है, क्या कहते हैं, एक बूम जो आने वाला, क्योंकि अभी के दिन में आप देखोगे हर रोज 3000 कार रजिस्टर हो रहा है इंडिया में, और आप बाइक पकड़ोगे तो 70,000 कार रास्ते में आ रहा है, तो टू व्हीलर थ्री व्हीलर सब पकड़ोगे, तो दैट इज ए ह्यूज। तो ये कंपनी एक ऑल सेगमेंट में है। आप अगर इसका बिजनेस एनालिसिस करोगे, ठीक है, तो ऑल सेगमेंट में है और फॉरेन कंपनी है। इसका अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग आपको है 65%। आप अगर देखोगे रिसेंटली पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ, ठीक है। ये जो महिंद्रा सीआई है, वो जो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो जिसका उसका होल्डिंग था वो ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। तो जो प्रोमोटर होल्डिंग गिनने के लिए जो मतलब रिस्क था वो तो नलीफाई हो गया। एफआईआई होल्डिंग है, डीआईआई ने भी अच्छा खासा, और पब्लिक होल्डिंग कंटिन्यूसली कम हो रहा है। ये सब चीज अच्छा है। आप अगर सेल्स देखोगे, प्रॉफिट देखोगे, अच्छा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा खासा इसका देखो, लोन भी उतना ज्यादा है नहीं, लोन भी कम हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और इसका मतलब सेल्स भले उतना बढ़ा नहीं, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब 500 करोड़ का प्रॉफिट से लेके मतलब अभी 1000 करोड़ का ऊपर है, ठीक है। मतलब उतना ग्रोथ तो है नहीं, लेकिन अभी मैं इस कंपनी को सिर्फ देख रहा हूँ दो चीज के लिए। एक तो चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को, दूसरा ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, ईवी पोर्टफोलियो इसका अच्छा खासा है। देखो मोटर एंड गियर वर्क्स, मोटर हाउसिंग, ई रिड्यूसर शाफ्ट एंड गियर्स, क्योंकि ई रिड्यूसर शाफ्ट एंड गियर्स दैट इज अ गेम चेंजिंग। ये टोटली दूसरा तरह सा शाफ्ट एंड गियर्स है। बैटरी ट्रे, कवर, सपोर्ट टूलिंग, क्यूब, फैन हाउसिंग। तो इलेक्ट्रिक में मतलब इसके पास पूरा का पूरा मतलब एक सेटअप है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो इसमें अगर इस जगह पे कैपेक्स मतलब हर साल 5% ले रहे, दैट इज ओनली नॉर्मल कैपेक्स। और फोकस ऑन ईवी, कंपनी फोकसिंग ऑन ईवी प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो इन यूरोपियन बिजनेस। आउट ऑफ टोटल 75% ऑर्डर्स were received for the EV also, and इसका मतलब सब्सिडरी में 50% ऑर्डर्स फॉर द ईवी। और आपको सबको पता है इंडिया में धीरे धीरे ईवी का पुश आ रहा है। तो ये कंपनी जो ईवी का पुश है, हम लोग जो ओलेक्ट्रा तो ऑलरेडी होल्ड कर रहा था, और ये कंपनी एक इलेक्ट्रिक का पुश के लिए ले सकते हैं। इसका फ्री कैश फ्लो अच्छा है, आरओसी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और सबसे लास्ट में मैंने जो चार्ट में बोल रहा हूँ, जो एक ऑल टाइम, ये एक मिनट, इस जगह पे मैं सही कंपनी तो खोला, महिंद्रा सी 532756। यही कंपनी है। तो मतलब मेरे को जो वॉल्यूम का एक्चुअली ग्रोथ दिख रहा था, चार्ट क्यों मेरे को अलग, दादा सीआई डालो आ जाएगा। ये चार्ट कौन सा है? हाँ यही है 500 का, यही है दादा। ये शायद एनएससी का चार्ट है। एक्चुअली एनएससी का चार्ट देखोगे ना, इस जगह पे वॉल्यूम ग्रोथ देखो, ये जो मतलब ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने एक्चुअली यही देख के मतलब कुछ तो है। देखो इस जगह को जब ये निकला, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर गया वॉल्यूम का ग्रोथ देखो, ऊपर गया, और जब कंसोलिडेट करके नीचे आया था वॉल्यूम का ग्रोथ ऑलमोस्ट वो नहीं है, ठीक है। आप अगर डेली चार्ट पे देखोगे, इस जगह पे एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद इसको रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है,
ठीक है, इस जगह पे वॉल्यूम आया था जब ये बड़ा कैंडल दिया था, तो दैट इज समथिंग इज कुकिंग देयर। तो महिंद्रा सीआई वन ऑफ द मतलब प्रेफरेंस फ्रॉम द ऑटो सेगमेंट, ठीक है, ऑटोमोटिव सेगमेंट से और इलेक्ट्रिक कार का जो पुश है उसके लिए मेरा ये थोड़ा बहुत मैंने मतलब धीरे धीरे लूंगा, उतना मेरे को जल्दीबाजी कुछ नहीं है। तो ये है मेरा मतलब ऑटोमेटिक सेगमेंट से मेरा ये पिक है। चलो आप लोग अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो बताओ। दादा इसका भी हालांकि मैंने इसकी बैलेंस शीट और देखी थी और पीपीटी भी देखा था। खैर इसका जो टू व्हीलर मार्केट अभी जैसे अपना इंडियन मार्केट की बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इसकी बैलेंस शीट में ये इन्होंने दिखाया कि हमारा जो आगे 2025-2026 का जो प्रोजेक्शन है वो टू व्हीलर पे करीब 11 और 15% का रहेगा रेवेन्यू ग्रोथ। पर यूरोप में थोड़ा सा अभी इनका डेंट लगा हुआ है। अगर यूरोप के क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देखोगे जो इसने अपनी बैलेंस शीट में दिया है उसमें इनको थोड़ी सी वो मतलब दिक्कत आई है। मैंने एक्चुअली देखो दो चीज के लिए कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बुलिश हूँ। एक तो है ये कंपनी टोटली फॉरेन मैनेज कंपनी है, इंडियन मैनेज इंटरवेंशन उतना है नहीं, ठीक है। दूसरा है ईवी का जो सेगमेंट में इसका मतलब मास्टरी है और ईवी तो बढ़ेगा ही। नहीं ये दादा ये तो मैं 200 रुपए के हिसाब से देख रहा हूँ। जब ये 150-200 रुपए हुआ करता था 2 साल 3 साल पहले तब से मैं देख रहा हूँ पर कभी लिया नहीं इस स्टॉक को। पर ओवरऑल चार्ट के हिसाब से और बैलेंस शीट तो इसकी अच्छी लग रही है। जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस मतलब ईवी का फोकस है और जिस तरह गाड़ियां बिक रही है इंडियन मार्केट में और सारे प्रोडक्ट इनके यूज हो रहे हैं। हाँ वही बोलो, जो ऑर्डर्स मतलब बुक है उसमें 75% अगर ईवी से है, ऑब्वियसली इसको ईवी से मास्टरी है। बिल्कुल ठीक है। तो होल वर्ल्ड वाइड इसका एक प्रेजेंस है। इसका 26 कंपनी मतलब फैक्ट्री है, उसमें से 4 तो यूरोप में है। तो होल वर्ल्ड वाइज एक प्रेजेंस है जो ईवी का पुश होल वर्ल्ड वाइज आने वाला है। तो उसमें से इस कंपनी को बोलो, बाकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते सर। आप लोग तो खुद करो, आपके लिए मैं कैसे कमा के दूंगा। आप लोग अगर स्टडी नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा सर। तो चलो अभी इतना ही था, और एक कंपनी को हम लोगों को रिस्टडी करना चाहिए, आप लोग भी करो। तो वो है डीनोरा। तो डीनोरा में मेरे को बहुत ज्यादा फ्यूचर लगता है क्योंकि जो अभी हाइड्रोजन कार आने वाला है, हाइड्रोजन एटम, तो डीनोरा जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एनो जो इलेक्ट्रोड्स है उसका कंपनी है। तो आप अगर हाइड्रोजन का कार चलाने वाला तो आपको इलेक्ट्रोड्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो जिन लोगों के पास मास्टरी है, वर्ल्ड का मार्केट लीडर है, तो वो सब कंपनी तो चलने वाला है। चलो नेक्स्ट वीक चालू करेंगे डीनोरा से, ठीक है। तो डीनोरा को आप लोग स्टडी करो। दादा एक चार्ट मैंने देखा था डिश टीवी का। अगर एक बार आप देखो डिश टीवी 14 रुपए के आसपास आया पर दादा वॉल्यूम बहुत है। अगर आप देखो एक्चुअली मैं अभी शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव या तो ये सब छोड़ दिया। मैंने डिश टीवी का अगर देखूंगा तो डिश टीवी का मेरे को उतना ज्यादा फ्यूचर, क्योंकि आज के दिन में मैक्सिमम लोग क्या उसमें पेनिट्रेट कर रहे हैं स्मार्ट टीवी पे। तो स्मार्ट टीवी पे चला जाओगे तो उसका आपको डिश टीवी, केबल लाइन, ये सब का रेवेन्यू दादा देखो अभी मैं उसका वो बैलेंस शीट भी देख रहा था उसकी प्रेजेंटेशन। तो अभी 2-3 सेगमेंट में काम कर रहा है अभी नया, और इसकी एड भी टीवी पे आनी शुरू हो गई जो कि पहले नहीं था। अभी चार्ट भी मुझे मतलब 14-15 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा है। और लेकिन कोई भी तरह का कोई भी ब्रेकआउट नहीं है। चार्ट अगर इस जगह के ऊपर जाए उसके बाद हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे। कंसोलिडेट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है, क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है। भले इस जगह पे सपोर्ट ले रहे हैं लेकिन ये सपोर्ट को तीसरे बार वो करने आ रहा है। और मैंने जो डिश टीवी का मेरे को जो है अभी वो सेगमेंट गया इंडिया से। ओके। क्योंकि मैं भी 3-4 साल पहले नॉर्मल टीवी यूज करता था, तो मैं भी स्मार्ट टीवी यूज करता हूँ। तो मैं हर जगह पे देख रहा हूँ स्मार्ट टीवी का पेनिट्रेशन बहुत है। तो स्मार्ट टीवी का पेनिट्रेशन है तो ये सब केबल लाइन, ये सब डिश, ये सब का तो रहने वाला है नहीं, समझा ना। क्योंकि मेरा तो पूरा ऐसे भी इंटरनेट पे चलता है और मैं अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, तो उसके बाद वो हॉटस्टार, ये सब का सब्सक्रिप्शन ले लिया। मेरा पूरा साल के लिए शांति। और वो भी हर रोज नया नया मूवी मिलता है, सब कुछ मिलता है उसमें। पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया आज के दिन में। दादा सांप्रे का चार्ट देखो ना प्लीज एक बार, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आपका थोड़ा व्यू चाहिए था चार्ट के पास। सांप्रे, SAMPRE। वो क्या है?
530617 530617। ये फील करती है चॉकलेट्स वगैरह, एफएमसीजी के अंदर है। अच्छा, सैम्पली 530 530617। ये भी अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो देखो इस जगह से एक मूव तो आया तो ठीक है, इस जगह पे देखेंगे कैसे बिहेव कर रहे हैं। ओके, अगर वो लास्ट बॉटम नहीं, अगर उसके नीचे जाते हैं तो फिर नीचे वेट करना पड़ेगा। कोई साइड नहीं दे रहे, वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, वो सेलिंग का भी वॉल्यूम आ सकता है ना। ओके दादा लास्ट टाइम ये पूछा था स्नाइडर, वो करेक्ट हुआ है? आपने बोला था क्या बहुत तेजी से ऊपर चला गया, तो करेक्ट हुआ है वो, तो कौन सा? अभी थोड़ा सा बेटर लग। स्नाइडर क्या नाम है? एक मिनट सर, मैं आपको बताता हूँ उसका कोड। सर 534139 53414139। अरे डेटा सेंटर के अंदर भी ये बहुत कैपेक्स चल रहा है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे को लगता है और भी कूल डाउन होगा। कंपनी तो बहुत अच्छा है, तो देखते हैं अभी इसको तो, क्योंकि ये ब्रेक डाउन एक दिया, देखो वीकली जट पे क्लियर कट क्लोज हुआ लास्ट लो के नीचे, ठीक है। तो भले ही नेक्स्ट में मतलब बाउंस दिया ये शायद मार्केट के हिसाब से, अभी देखते हैं ये थोड़ा सा नीचे भी मिल सकता है, क्योंकि मैं ये भी कभी हाथ नहीं लगाऊंगा जो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट से इस जगह पे अगर देखोगे तो 4 टाइम्स हो गया वो कंपनी को, मैंने एटलीस्ट 50% करेक्शन के पहले मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। ओके दादा। सर आप इंडस टावर देख सकते, इंडस टावर कुछ नहीं देखना है, चलो आज बहुत हो गया, अभी थोड़ा गप पड़ता है आप लोगों के साथ। इलेक्शन में ऐसा रिजल्ट क्यों आया, इसका क्या व्यू है, इसमें तो कुछ कंट्रीब्यूट करो। पर मेन इम्पैक्ट यूपी का है। हाँ दादा मैं बताऊं क्या, यूपी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। ये हॉट टॉपिक है, अभी अच्छा भी लगता है लोगों को डिस्कस करने में। दादा मुझे लगता है, क्योंकि मैं यूपी सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, अमेठी सुल्तानपुर मेरे घर के आसपास ही है। तो आप लोग मेन कार्पेट हो? नहीं, मैं इलेक्शन तो खैर मैंने रिजल्ट पे वो वोट देने गया नहीं था, बट सुनने में अयोध्या का हारने का रीजन सर दादा ये था कि बहुत से जो गवर्नमेंट ने जो राम मंदिर जो बनाया है वहां पे जमीनें एक्वायर करी है, और उन्होंने उस टाइम पे पैसा रिलीज नहीं किया गवर्नमेंट को, जल्दी जल्दी इन्होंने उद्घाटन किया और उनको मुआवजा नहीं दिया गया, जो कि राजपूत लोग बहुत नाराज थे उस चीज को लेके। क्या लेके नाराज था? जो ठाकुर लोग होते हैं ना, ठाकुर और ये सब जो होते हैं दूसरे पंडित, ये लोग बहुत नाराज थे। ये तो मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ, बट यूपी में क्या हुआ ना, अयोध्या जो असेंबली है ना उसमें तो जीता है, ठीक है। हाँ। वो हारा है आसपास से, तो और ठाकुर लोग जो है उसको तो जोगी जी ने सर पे चढ़ा के रखा है। नहीं दादा, इसका और दूसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन अभी यूपी में क्या हुआ था कि जो सिलेक्शन हुआ था, मतलब जो वोट जिनको टिकटें मिली थी, वो अमित शाह और मोदी ने पैसे खा के मतलब टिकटें बांटी थी, और योगी जी उसका, क्योंकि योगी जी ने 35 की लिस्ट इनको दी थी, पैसा वो नहीं खाता है, उससे नहीं है। नहीं दादा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये टिकटें जो बांटी थी योगी और मोदी, मतलब योगी मोदी और अमित शाह ने डिसाइड किया था किसको टिकट देनी है, इसमें योगी का बिल्कुल नहीं चला था, और ये सबसे बड़ा रीजन रहा हारने का। सुना उन्होंने कुछ 35 लोगों का लिस्ट दिया था, उनमें से एक भी नहीं। लेकिन मैंने बात कर रहा था अयोध्या में, मेरा क्या है, मेरा आईआईटी में था जो रूममेट था ना, वो अयोध्या का है, मतलब उसका मंदिर से 12 किलोमीटर दूर घर है और 2 किलोमीटर दूर उसका मतलब ससुराल है। तो उनसे बात कर रहा था, बोला था वो एक्चुअली चीज नहीं है, एक्चुअली जो भाजपा का वोटर है ना वो घर से निकला नहीं है, क्योंकि 49 to 50 मतलब टेम्परेचर है, ठीक है। जो दलित है, ओबीसी है, मुस्लिम है, वो लोग तो गया है, लेकिन वो खुद बोल रहा था उसके घर पे जो 20-22 वोट है कोई वोट नहीं देने गया, क्योंकि दैट इज एक्चुअली क्या था, लास्ट बार का इलेक्शन में जो भाजपा का कार्यकर्ता बोलो, आरएसएस बोलो, वो तो रोड पे था, वो लोग खुद गाड़ी भेज दिया था, ऐसा था, तो उसका घर से बूथ थोड़ा दूर था, तो ये गर्मी में नहीं गया, समझे ना, क्योंकि एजेड आदमी है, सब कुछ है, सब मिला के नहीं गया वोट देने। वो जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने उनसे सुना, तो बहुत सारे ऐसे ही हुआ, जो ब्राह्मण है सब, मतलब एक क्या वीआईपी होता है थोड़ा ये गर्मी में घर से निकला नहीं बहुत सारे, और वही रीजन है वोट परसेंटेज कम होने का, जो भी है।
दादा तो एक तो है कि सर of course मैक्सिमम बीजेपी वेंडर का सपोर्टर वोट देने नहीं गए सर। जैसे भाई साहब जो बोल रहे हैं कि मोदी योगी पैसा खा के कर रहे हैं, गलत, बहुत गलत चीज उन्होंने बोला। वो खुद ही वोट देने नहीं गए थे सर, और ऑनलाइन ऐसी बात उन्हें करनी भी नहीं चाहिए सर अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सर। मैं वही बोल रहा हूँ, तो वैसा वेरी बात वेरी बैड स्टेटमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन सर। रोक रहा था, तो ऑनलाइन ऐसा बात नहीं करना चाहिए। यस, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एंड इट इज लीगली रॉन्ग टू से ऑल दिस नॉनसेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर। खुद वोट देने नहीं गए थे और बिना कोई सब्सटेंशियल प्रूफ के ऑनलाइन आप ऐसे कर रहे हैं। प्लीज यू शुड माइंड योर वर्ड सर। हाँ, क्योंकि मैंने जितना सुना मेरा दोस्त से कि वो ग्राउंड रिपोर्ट है, ठीक है। मेरा Yes, sir. बैचमेट था, तो बैचमेट क्या इवन रूममेट था, पंकज मिश्रा करके। तो उन्होंने जो बोला, उसका घर से कोई वोट ही नहीं देने गया। बोलता है मेरा तो जो 20-22 वोट था तो पूरा का पूरा भाजपा का ही होता है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था जे ऐसे ही जीत जाएगा। वही सर, ये जो है ना 400 पार जो ये दिया नारा जो दिया, वो सबसे बड़ा गलती था बीजेपी का। ये 400 पार बोलने का कोई जरूरत ही नहीं था। 400 पार एक्चुअली बहुत नेगेटिव गया, एंड सारे वोटर को भी ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया कि इट डज नॉट मैटर। सो काफी सारा वोटर ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द वेरी एक्सट्रीम वेदर आपका वोट देने नहीं गया है। वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, और वोटिंग परसेंटेज उसी का कम होता है जो कि एक्चुअली बीजेपी का वोटर है। दैट इज द वही है, ग्राउंड लेवल पे भी वही देखा कुछ, मतलब आरएसएस के लिए भी जो उन लोगों को चल रहा था कमेंट्स, तो वो भी शायद थोड़ा सा नेगेटिव किया होगा। क्योंकि मेरे को ऐसा सुनने में 20-22 लोकसभा ऐसा है जिसमें क्या होता है, इलेक्शन कमीशन से जो चिट्ठियां बांटते हैं ना, तो उसमें से आपको घर पे पूछा भी नहीं है वो बच्ची, तो उसलिए भी बहुत सारे लोग वोट देने नहीं गया। मतलब नहीं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोला। ये जो 400 पार की नारा की वजह से ना, वोटर से लेके कर्मी तक सारे लोग कॉन्फिडेंट हो गए। वही बोल रहा हूँ, यूपी में बोल कॉन्फिडेंट तो क्या, सब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। 20-25 लोकसभा ऐसा है जिस जगह पे स्लिप तक नहीं पहुंचा घर पे। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्शन कमीशन से जाता है, लेकिन उसके साथ आरएसएस का लोगों ने जाता है। अब जितना मर्जी आपका हो रहा है, इतना बीजेपी का फुल खतरनाक होता कंप्लेसेंसी था, एंड बीजेपी को समझ में आया, तीन राउंड होने के बाद बीजेपी को समझ में आया, बट देन इट वाज टू लेट। नहीं, वो भी नहीं है। देखो आप अगर यूट्यूब में देखोगे ना, लास्ट 2 फेज में, हाँ, नहीं, ये सही कह रहे हैं। 2-3 नंबर राउंड फेज के बाद उनको बहुत एक झटका लगा था कि बाई गॉड पता नहीं कुछ चेंज हो गया है इक्वेशन। उन्होंने पूरा हिसाब किताब, मीडिया, ये वो सारी चीजें बदल दी थी। लेकिन सही कह रहा है, तब तक बड़ी संख्या की वोट हो चुका था। नहीं, आप अगर जो हिसाब आ रहा था ना, यूपी में क्या हुआ, लास्ट 2 फेज में 27 सीट था, उसमें से 20 हारा। तो उसमें क्या हुआ, एक्चुअली बोल रहे जो नड्डा जी का एक कुछ आरएसएस का चल रहा था, तो आरएसएस पूरा घर में बैठ गया था, ऐसा कुछ है। हाँ, ये फैक्ट बात है दादा, लेकिन इनफाइटिंग हो गया, कंप्लेसेंसी हो गया, मतलब बीजेपी एज अ पार्टी फेल्ड टू परफॉर्म। तो वही होता है। देखो 2 फेज कॉन्टिन्यूसली 10 साल रहा ना, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, जो भी है, तो उतना हार्ड नहीं किया ये। दैट इज वन ऑफ द थिंग सर। एक्चुअली मेन रीजन है, जो भी बीजेपी सपोर्टर्स थे वो लोग वोट देने ही नहीं गए। लाइक मेरे सब इन-लॉज बॉम्बे में हैं, एवरीबॉडी वेंट टू महाबलेश्वर, लोनावाला से घूमने चले गए थे, तो दे हैव नॉट गॉन फॉर वोट। एक्चुअली क्या था, सैटरडे संडे था, उसके साथ मंडे आ गया, बिल्कुल, तो 2 दिन का छुट्टी मिल गया, सब घूमने चला गया। हमारे यहाँ पे ऑफिस में जो थोड़े सपोर्टर थे, उनको तो नहीं, ये चुनाव करनी ही नहीं चाहिए, आप अगले चुनाव की तैयारी करें, तो बेकार खर्चा है। मतलब कोई वोट नहीं देने जा रहा, और सबको ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा कॉम्प्लिसेंट थे, मतलब सीमा नहीं है। और वो देर पक्का डर, उसमें से मैं यहाँ पे ऑफिस में गिन के 100 लोग होंगे जिनमें से एक नहीं वोट दिया। तो और दूसरी बात क्या है, जैसे मैंने देखा यूपी में वो पूछता नहीं, आरएसएस मतलब घर में बैठ गया था पूरा 2 फेज, लेकिन लास्ट 2 फेज में तो बोलते हैं नड्डा जी का कमेंट्स के बाद। लेकिन गुजरात में मैं पर्टिकुलरली मेरे अहमदाबाद का एक्सपीरियंस बोलूं, मैं थोड़ा लेट गया था वोट देने, 4 बजे के आसपास, तो मेरे पास 2 बार फोन आ गया। तो मतलब भाजपा का लिटरली इस जगह पे ग्राउंड पे काम कर रहा था, जो 2 बार फोन आ गया उधर बूथ से, मतलब जो खबर है वो बाहर जा रहा था, ये कौन कौन वोट देने नहीं आया, ये नहीं आया, ये सब तो चल रहा था। मेरे पास 2 बार फोन आया, जो गाड़ी भेजू, ऐसा इस तरह का फोन तो आया। तो समझा ना, जो इस तरह का हुआ शायद उस जगह पे हुआ नहीं। और मेरे को जो बोल रहे हैं वैसे भी थोड़ा लोकसभा में थोड़ा ढीला ही रहता है ना, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ मतलब सिटी या टाउन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। रियल बात ये है
कि ऑन ग्राउंड रूरल एरिया जो है वहां पे काफी ज्यादा असंतोष भी था, रिसेंटमेंट है। ऑन ग्राउंड लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं था 10 साल के सरकार से, और उसका कारण है, हम लोग सिर्फ अभी यूपी की बात कर रहे हैं दादा, इवन राजस्थान में 2 महीने पहले गवर्नमेंट बनाया, आधा सीट चला गया उसका, क्योंकि वहां पे 20 सीट ही है, कम बात कर रहे हैं हम, 10 ही सीट वहां पे ये बीजेपी जीत पाई, जबकि हम लोग बात कर रहे थे कि वहां पे तो 20 की 20 सीटें जीतेंगे, है ना। इवन आप देखिए वोट का परसेंटेज आपके जैसे गुजरात है, गुजरात में भी डेट्रिएट हुआ है। गुजरात में बीजेपी बोल रही थी हम 26 की 26 सीटें जीतेंगे और 5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे, है ना। 26 में वो 25 आ गया, मार्जिन घट गया है दादा। नहीं सर जी, गुजरात में उन्होंने एक्सेप्ट बोनस कहा था, उन्होंने मार्जिन मेंटेन किया है, बल्कि 90% साइट्स में के जो सीट्स है वहां पे उनका मार्जिन बढ़ गया है। एक्सेप्ट बोनस कहा था, दे हैव परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। सो जो जेंटलमैन कह रहे हैं गुजरात के बारे में रॉन्ग कह रहे हैं। दूसरी चीज जो आप में जो रूरल एरिया में है, जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि 1 लाख रुपया देंगे, दैट प्लेड अ वेरी मेजर पार्ट ऑन इलिटरेट पुअर पीपल। तो वैसे कोई रिसेंटिमेंट वैसी वहां पे नहीं थी कि बहुत खराब बीजेपी कर रही है, लेकिन 1 लाख रुपया उन्होंने जो बोला था वो बहुत बड़ा उनका प्ले कार्ड चल गया उनका।